कि उन पे बहुत प्रेशर है घर से कि उनको गोरा होना है, बिकॉज गोरी होंगी तब उनकी शादी होगी। तो बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो 90s के थे, जो काफ़ी डार्क लगते थे, आजकल दे लुक मच लाइटर। मेलाज्मा के कुछ क्या क्या ट्रिगर्स है जो लोग अवॉइड कर सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग आई टेल देम इज कि लेजर इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं कि आई एम नॉट वेरी स्टॉन्च बिलीवर इन सनस्क्रीन्स। टैनिंग को आप कैसे अप्रोच करते हो? अगर कोई आके बोले कि मुझे टैनिंग के लिए कुछ एक स्किन केयर रूटीन बता। बट विटामिन सी हर स्किन पे ना वर्क नहीं करता, कभी कभी इट सेंसिटाइजेस। So how do you approach dark underarms? अगर डार्क अंडरआर्म्स इज कपल्ड विद ओबेसिटी, तो हाउ डू यू अप्रोच डार्क लिप्स? क्या क्या है ट्रीटमेंट जो अकॉर्डिंग टू यू शोज गुड रिजल्ट्स? एक ही ट्रीटमेंट काम करता है। एक और चीज़ मैम, एज अ डर्माटोलॉजिस्ट आपको प्रेशर फील होता है कि आपकी स्किन हमेशा अच्छी दिखनी चाहिए? आपको फील होता है कि लोग आपकी स्किन को जज कर रहे हैं आपकी स्किन को देख के? होता है। हाय एवरीवन, आज डिकोडिंग हेल्थ विद डॉक्टर आंचल में हमारे साथ है डॉक्टर अप्रतिम गोयल। ये एक रिनाउंड डर्माटोलॉजिस्ट है जो मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं सिंस लास्ट 24 ईयर्स। इनके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स के सारे कंसर्न्स जो इंडियन स्किन टाइप में देखे जाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डार्क सर्कल्स, डार्क लिप्स में क्या करनी चाहिए, क्या नहीं, क्या चीज़ें हैं जो उसको और ख़राब कर सकती है, क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, वो सब के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वेलकम मैम टू डिकोडिंग हेल्थ। थैंक यू। Melasma and dark spots इतना कॉमन कंप्लेन है इन आवर स्किन टाइप, सो आई वांटेड टू डू अ डेडिकेटेड पॉडकास्ट जिसमें हम डिस्कस करें सारे कॉजेस ऑफ डार्क स्पॉट्स, क्या है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्या है जो लोग गलत कर रहे हैं, क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए। बहुत सारे मिथ्स है। तो मैं आई एम होपिंग दैट विद दिस पॉडकास्ट हम वो पूरा ये सबके डाउट्स क्लियर करें और मेलाज्मा, डार्क स्पॉट्स, एक्ने डार्क स्पॉट्स सबको अच्छे से कवर करें। मेरे 3 साल के एमडी में तो मैं समझ नहीं पाई आंचल, बट कोशिश करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिगमेंटेशन इंडियन स्किन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी कॉमन है, तो बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे होम रेमेडीज़ हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, अभी इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। तो येस, दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया फॉर दिस पॉडकास्ट एंड लेट्स स्टार्ट। So I want to just discuss कि what are the common pigmentation conditions that you see जो इंडियन पेशेंट्स को ज़्यादा होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर थोड़ा सा अनाटमी, मतलब कहाँ पे होती है पिगमेंट, ताकि लोगों को थोड़ा पता चले कि हम किस हिसाब से बात कर रहे हैं। या सो कॉमनली जो मेरी 25 साल की प्रैक्टिस है अभी मुंबई में, मैं जो देखती हूँ कॉमनली एक्ने के स्कार्स, मतलब वो एक्ने की सिग्नेचर, एक्ने आया गया छोड़ जाता है, पिगमेंटेशन, वो मार्क्स होते हैं बहुत कॉमनली। उसके साथ साथ आजकल स्पेशली पोस्ट कोविड ना अंडर आई पिगमेंटेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जिसे हम डार्क सर्कल्स बोलते हैं। ऑफकोर्स हमेशा से थी, लेकिन अब ज़्यादा पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ दैट। तीसरी है टैनिंग। अब ये तो बहुत ही कॉमन है, इसको में भी हम 3 से नंबर 1 पे भी ला सकते हैं। कोई गोवा गया, वो टैन होके आया। इट्स लाइक जैसे कोई हॉलीडे, कोई हैप्पीनेस पूरी नहीं होती, उसमें टैनिंग होती ही होती है। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टैन घर पे बैठे बैठे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको घर से बाहर निकलना है या कहीं वेकेशन पे जाना है, घर पे बैठ के भी वो टैन होते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। कुछ एक स्पेसिफिकली क्या होता है हमारी इंडियन स्किन की ना आंचल, लैंग्वेज इज पिगमेंटेशन। उसको मारो तो पिगमेंट हो जाती है, उसको पीटो तो पिगमेंटेशन हो जाता है, उसको रगड़ लो तो पिगमेंटेशन हो जाता है। तो पिगमेंटेशन आई थिंक इंडियन स्किन की एक लैंग्वेज है जिससे वो जवाब देते हैं सामने को। बिल्कुल, ड्राई हो जाए तो भी पिगमेंट हो सकती है, इरिटेट हो जाए स्किन, अपने ज़्यादा कुछ क्रीम लगा लिया, इरिटेट हो गई, उससे भी पिगमेंटेशन हो जाती है। Absolutely. कभी कभी जब हम स्किन के रूटीन फॉलो करते हैं, अगर आपने अच्छे से सन प्रोटेक्शन नहीं किया तो भी आपको लग सकता है कि डार्कनिंग हो रही है। तो यस, कुछ भी हो ऊपर नीचे, स्किन हमेशा पिगमेंट करके ही हील होती है। लेकिन जब भी हम पिगमेंटेशन का बात करते हैं, पीपल यूजुअली इक्वेट पिगमेंटेशन टू मेलाज्मा। वो मेलाज्मा की जगह लोग पिगमेंटेशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो I just want everybody to know what exactly is melasma and why is it so common in our population. सो मेलास्मा, स्पेलिंग है MELASMA, मेलास्मा। मेलास्मा को प्रेगनेंसी मास्क भी बोलते हैं या क्लोआस्मा भी बोलते हैं। मेलास्मा एक स्पेसिफिक पिगमेंटेशन है। पिगमेंटेशन तो एक जनरल वर्ड है,
पिगमेंटेशन में तो सब कुछ आता है, फ्रेकल्स आते हैं, लेंटिजीन्स आते हैं, अंडर आई पिगमेंटेशन, टैनिंग, एक्ने स्कार्स, मेलास्मा, सब आता है उसमें। अब उस जहाँ भी आपकी स्किन में कोई एरिया आपकी स्किन के नॉर्मल कलर से डार्क लग रहा है, दैट इज हाइपर पिगमेंटेशन फॉर अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अब उसमें एक तरह का पिगमेंटेशन जो हम बटरफ्लाई की तरह चीक्स पे, नोज पे स्टार्ट होता है, कभी कभी फोरहेड या अपर लिप पे भी आ जाता है। यूजुअली बिकॉज इसको प्रेगनेंसी मास्क बोलते हैं, तो ये डिलीवरी के बाद स्टार्ट होता है, बट इट कैन बी सीन इन अनमैरिड गर्ल्स एंड गाइज एज वेल। सो उसे बोलते हैं मेलास्मा। तो मेलास्मा एक बहुत ही स्पेसिफिक तरह का पिगमेंटेशन है। मेरे लिए एज अ डॉक्टर बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, बिकॉज उसको, एंड आई एम श्योर आप भी समझते हो, क्योंकि उसको ट्रीट करना ना, उसका कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। फैक्टर्स बहुत सारे हैं जो करते हैं, स्ट्रेस करता है, हॉर्मोन्स है, यूवी लाइट है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेलास्मा करते हैं। तो मेलास्मा एक बहुत ही चैलेंजिंग काइंड ऑफ पिगमेंटेशन है। ऑफ कोर्स देयर आर सम रीजनल एरियाज जहाँ मेलास्मा ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ ईस्टर्न या जो लोग ज़्यादा हिली एरियाज में रहते हैं, उनको मेलास्मा ज़्यादा होता है। लेकिन अभी तो वी आर सीइंग मेलास्मा इन मेल्स ऑल्सो, मेलास्मा इन अनमैरिड यंग टीनेज गर्ल्स ऑल्सो। So yeah, and it is hormonal, and added to that और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस, यूवी लाइट। करेक्ट। तो बस ये जानना चाहते हैं कि मेलाज़्मा के कुछ क्या-क्या ट्रिगर्स हैं जो लोग अवॉइड कर सकते हैं? स्पेशली यूवी रेज़ तो है ही, सन प्रोटेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब भी कोई मेलाज़्मा लेके, झाइयाँ लेके हमारे पास आते हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं कि पहले तो आप सनस्क्रीन यूज़ करो, और फिज़िकल मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन, सिर्फ सनस्क्रीन ही लगाना नहीं, धूप से बचना या छाता लेके चलना, कड़ी धूप वाले टाइम अवॉइड करना, ऑल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और मेलाज़्मा में मैम इसीलिए भी ये इतना मुश्किल है ट्रीट करना, क्योंकि आप कुछ भी करोगे वो फिर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हो सकती है। बिल्कुल। तो हमें एकदम बारीकी से उसको सही करना है। तो इसीलिए मैं माय ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी कि मेलाज़्मा को कुछ घरेलू नुस्खे से ना ट्रीट करें, कुछ ओवर द काउंटर क्रीम्स लगा के स्किन को ना इरिटेट करने की कोशिश करें, फिर वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ट्रीट करना। और एब्सोल्युटली। मेलाज़्मा ऑल्सो जितना जल्दी ट्रीट करो उतना थोड़ा बेटर रहता है, एटलीस्ट आप समझ पाते हो कि उसको वर्स होने से आप रोके, ना कि जब पूरे फेस पे ही वो हो जाए तब उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। सो आपकी क्या गो टू रूटीन है? अगर आप बोलोगे कि किसी का झाइयाँ है, तो मॉर्निंग और नाइट रूटीन में उनको क्या करनी चाहिए? सो पहली बात तो आंचल, जो आपने बोला ना कि मेलास्मा को कैसे प्रिवेंट कर सकते हुँ, हैं, आई डोंट थिंक कर सकते हैं। आई हैव सीन मेलास्मा इन वुमेन जो पूरे दिन घर पे रहती हैं, इवन कुकिंग फ्लेम के पास नहीं जाती हैं। तो आई हैव पुट इट एज कि मेलास्मा का एक कारण तो ऑफ कोर्स सनलाइट और हॉर्मोन्स है, लेकिन उसके कुछ और कारण है कि आपकी स्किन का जो एपिडर्मल बैरियर है, यानी कि बैरियर मीन्स समझें कि हमारे स्किन पे कोटिंग है जो हमारी स्किन को बहुत तरह के डैमेज से बचाती है। तो अब वो तो किसी से भी हो सकता है, आपने कुछ प्रोडक्ट्स हार्श यूज़ कर लिए, या आपने नींबू रगड़ लिया, या कुछ ऐसा किया जिससे ऊपर की लेयर डैमेज हो गई ना, तो तब भी मेलास्मा के चांसेस हाई हो जाते हैं। बट टिपिकली मेलास्मा चीक्स पे स्टार्ट होता है। तो अगर जैसे ही आप एक, जैसे मैप पे कैसे कंट्रीज के वो डिज़ाइन होता है ना, अगर ऐसा पिगमेंटेशन आपको चीक्स पे स्टार्ट हो, तो आपको एक्चुअली जल्दी ट्रीटमेंट, जैसे आपने बताया, अगर शुरू कर लें, देन वी कैन कंट्रोल मेलास्मा। लेकिन आपको भी पता है कि मेलास्मा का प्रिवेंशन तो मीन्स नॉट वेरी इफेक्टिव। मुश्किल है, हाँ, ट्रीटमेंट कितना भी आप ऑप्शन। सन प्रोटेक्शन कर लीजिए, हुँ, और अब आप सोचो कि कोई प्रेग्नेंट है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग टू प्रिवेंट मेलास्मा। हुँ, तो यस, हाँ, बट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरी जो, जैसे यूजुअली मेलास्मा के पेशेंट्स बहुत स्ट्रेस होके आते हैं, बाकी सब बात तो उन्हें समझा दो, हार्मोन है, यूवी है, स्ट्रेस है, पर वो कहते हैं कि अब मैं करूँ क्या। सो मेरी पहली एडवाइस होती है कि स्टार्ट यूजिंग मेकअप, एंड वो काफ़ी सरप्राइजिंग होता है, डॉक्टर टेलिंग अ मेकअप, बट यस, एक तो मेकअप इटसेल्फ इज अ फोटो प्रोटेक्शन, इट हैज़ लॉट ऑफ जिंक ऑक्साइड इन इट, सो यू कैन ऑलवेज कंसील इट। तो हम तो नॉर्मली क्या करते हैं, कंसल्ट रूम में ही वी ट्राई एंड गिव देम अ डेमो, तो व्हेन दे वॉक आउट दे हैव नो मेलास्मा। हुँ, एनीवेज, हैविंग सेड दैट, यस, अर्ली स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, अ गुड स्किन केयर रेजिम, और उसमें से ना बहुत सारे एक्टिव मॉलिक्यूल्स हटा देने चाहिए। लाइक आई सी पेशेंट्स कमिंग विद रेटिनॉल्स एंड हाइड्रोक्विनोन्स। अभी जब और तक ये सब, एक्सफोलिएंट्स, बिल्कुल एएचए, बिल्कुल, बीएचए वो यूज़ सैलिसिलिक कर रहे एसिड, हैं। एच ए बी एच ए, हुँ, ये सब हटा दो, सिर्फ हाइड्रेशन और सिर्फ बैरियर रिस्टोर। एक बार जो ऊपर की जो आपकी लेयर है वो वापस बन जाएगी, देन वी कैन डू लेजर्स या यूज स्किन लाइटनिंग ऑइंटमेंट्स ऑन टॉप।
Correct. So let's say if somebody with झाइयाँ और melasma wants एक simple skin care routine, तो AM में उनको क्या यूज़ करना चाहिए और PM में क्या यूज़ करना चाहिए? यहाँ पे फोटो प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तो मैं डेफिनेटली देती हूँ मॉर्निंग में विटामिन सी भी, बिकॉज अगेन इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट एज वेल. बट कमिंग टू द स्किन केयर रूटीन, यू विल बी सरप्राइज कि आई नॉर्मली डू नॉट गिव देम स्किन लाइटनर्स इनिशियली. मैं सिर्फ उनको सेरामाइड्स, हाइलोरॉनिक एसिड, नाइसिनामाइड ये ऐड करती हूँ. आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ ओरल सनस्क्रीन ऑल्सो, सो आई ऐड ओरल सनस्क्रीन, ओरल ग्लूटाथियोन फॉर माई पेशेंट्स, एंड ऑल्सो टॉपिकल सनस्क्रीन. अभी टिपिकली कितनी भी एडवाइस दो कि हर 2 घंटे में, 4 घंटे में, नहीं कोई हो रीअप्लाई पाता. नहीं करता, मैं खुद नहीं करती, तो फिर कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि मेरे पेशेंट्स करेंगे. तो इसलिए सनस्क्रीन तो वो जो एक बार लगा लेते हैं, एंड देन दे कैन जस्ट. टिपिकली जो मेलास्मा के पेशेंट्स हैं उन्हें एक और जो अभी वो नई स्क्रीन स्टिक आई है, जो स्टिक के फॉर्म में, इट्स वेरी Sunscreen, कन्वीनियंट. yes. तो वो मेकअप के ऊपर या प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आप लगा सकते हो, वो रीअप्लाई कर सकते हैं. बट मैंने इतनी अच्छी कंप्लायंस नहीं देखी. ये मॉर्निंग रूटीन है. मेकअप when they ask, I tell them go ahead and apply makeup. रात में ऑफ कोर्स फेस वॉश करके. अभी यहाँ ना इफ़ आई सी के कोई रेडनेस नहीं हो रही है, एपिडर्मल बैरियर डैमेज नहीं हुआ है, देन आई डू पुट देम ऑन हाइड्रोक्विनोन एंड ट्रेटिनोइन कॉम्बिनेशन, जो टिपिकल क्लिगमेंस फॉर्मूला है, जो लेकिन सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही यूज़ करनी जो है. बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही यूज़ करें. अगेन उसमें भी एक एडवाइस होती है कि आप सिर्फ पैचेस पे यूज़ करें उसे, एंड अगर थोड़ी भी रेडनेस हो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो डिसकंटिन्यू कर दें. लेकिन लेटली जो मेरा फेवरेट मॉलिक्यूल है नाइट केयर के लिए वो है ट्रानिक्समिक एसिड. So we are using a lot of topical tranexamic acid also in melasma patient, but I do see a bit of irritation in some patients. So again ये कोई एक drafted prescription हाँ, नहीं होता बिल्कुल. है. हर पेशेंट की स्किन अलग होती है. झाइयाँ में तो कोई भी ऐसे कुछ रूटीन नहीं होता जो हर कोई यूज़ करे और उसका सेम रिजल्ट आए. इतना ज़्यादा वेरिएशन होता है. आई एम समबडी हु सफर्स विद मेलास्मा माई सेल्फ. I have had melasma since last 3 years after Okay. I delivered. Then it was just very small speck, but now I do have it on both my cheeks. And I know how difficult it is to stick to a regime. But like you said, ma'am, blue light protection is also quite important. I have always Absolutely, yes. noticed that जब भी सनस्क्रीन लगाओ, सिर्फ सनस्क्रीन को लगाना, रीअप्लाई करना वो तो है ही ज़रूरी. उसके साथ साथ अगर आप टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ करो या थोड़ा सा मेकअप यूज़ करो अपने रेगुलर सनस्क्रीन के ऊपर, डेफिनेटली वो नॉट ओनली कैमोफ्लेजिंग, प्रोटेक्टिंग भी It होता है. helps. It क्योंकि helps. विजिबल लाइट जब भी हम बात करते हैं तो लोग लगता है नहीं स्क्रीन या मोबाइल फ़ोन, नहीं, जो यूवी रेज में विजिबल लाइट आती है सबसे ज़्यादा तो इंटेंसिटी उसी में होती है. तो वेन एवर वी प्रोटेक्ट आवर स्किन अगेंस्ट विजिबल लाइट, डेफिनेटली इट हेल्प्स. एंड देयर हैव बीन स्टडीज वेयर दे हैव लुक्ड एट दिस एंड फाउंड दैट विजिबल लाइट से जब प्रोटेक्शन मिली मेलास्मा को, उसमें इंप्रूवमेंट ज़्यादा थी. और विजिबल लाइट की वजह से जो डार्कनिंग थी वो एक्चुअली लॉन्गर लास्टिंग थी एज कम्पेयर टू यूवी एंड यूवीबी. तो इट गिव्स अ इंटेंसिटी दैट लास्ट लॉन्गर. तो इसीलिए डेफिनेटली टिंटेड सनस्क्रीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि झाइयाँ को क्योर करना है, जल्दी से निकालना है, ऐसे वे में ना सोचे. इसको कैसे हम दबा के रख सकते हैं, कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो वे में हम इसको अप्रोच करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन जल्दी नहीं आएगी. वरना हमेशा जब भी पेशेंट आते हैं इतना ज़्यादा होप्स लेके आते हैं कि एक बार में कुछ आप केमिकल पीलिंग कर दो या लेज़र कर दो, आप इसको हटा दो, कुछ भी तरीके से हटा दो. ऐसा हटता नहीं है. बिकॉज जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कितने सारे ट्रिगर्स होते हैं, आप किस चीज़ को मैनेज करोगे, सिर्फ स्किन केयर करने से ही नहीं जाएगी. और इसका कोई सर्जिकल भी ऑप्शन नहीं है. दे से कि नहीं तो अगर लेजर भी काम नहीं करेगा तो हम कॉस्मेटिक सर्जरी कर लेंगे. इसकी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होती है. या कोई इंजेक्शन लगा के चला जाए, वो भी नहीं है. नहीं, वो भी नहीं है. ऑफ कोर्स टाइम एंड अगेन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमने इंजेक्ट करके देखा है, लेकिन अगेन ऐसा कोई रामबाण नहीं है कि एवरी. सो आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसअपॉइंट जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, लेकिन मेरी पहली एडवाइस है कि स्किन को हाइड्रेट कीजिए और डेफिनेटली आप कोई अच्छा सा कंसीलर यूज़ कीजिए, कोई भी अच्छी ब्रांड का. और सनस्क्रीन एंड बैरियर रिपेयर रूटीन, एब्सोल्युटली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो क्योंकि इसमें सनस्क्रीन इतना इंपॉर्टेंट है और हम आज डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई जस्ट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स ऑफ सनस्क्रीन. आप कैसे यू प्रिस्क्राइब सनस्क्रीन, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट यू लुक एट, लाइक SPF, PA वैल्यू, हाउ इंपॉर्टेंट इज ब्लू लाइट प्रोटेक्शन फॉर यू, हाउ इंपॉर्टेंट इज द सनस्क्रीन बीइंग वाटर रेजिस्टेंट, कुछ ऐसे कुछ फिल्टर्स है जो आप प्रीफर करते हो ओवर अदर फिल्टर्स, उसके बारे में थोड़ा सा. So actually you will be surprised कि I am not very staunch believer in sunscreens. As I said, I depend a lot on the barrier
of the skin, the hydration levels of the skin. So I know कि आपका go to product must be sunscreen, and lot of dermats के लिए यही है, but मेरे लिए for my go to product is a moisturizer, and a good rich moisturizer. So when I pick up a sun protection for my patients, which I do, I usually pick up something जिसका texture aesthetic है. ओके, इट हेल्प्स के वो मेकअप के नीचे उसके ऊपर मेकअप आराम से बैठ जाए. सो फॉर मी, यू नो, द सिलिकॉन बेस और द टिंट इन द सनस्क्रीन इज मोर इम्पॉर्टेंट. आई टिपिकली डू नॉट लाइक फिजिकल फॉर दैट मैटर, बिकॉज वो फिर वो टिंट छोड़ता है छोड़ता और है. पेशेंट हेट करने लगते हैं. मुंबई में इतनी ह्यूमिडिटी है कि दे स्टार्ट स्वेटिंग. ऑल्सो आई लाइक टू यूज प्रोडक्ट्स वेयर इट हैज़ अ इनबिल्ट सनस्क्रीन, like moisturizer come of 50 SPF, because I always on top put a peptide gel on top of that, and then I advise to use a little bit of concealer, so that kind of adds on to the sun protection. And I prefer to give oral as well, because उसमें मेरे patients की compliance ज़्यादा रहती है. So this is how I tell them. And yeah, if they repair the barrier, that itself is protecting to the underlying, you know, the keratin layers of the skin. तो ऐसे कुछ फिल्टर्स है जो आप प्रेफर करते हो या अवॉइड करते हो, जैसे बोलते हैं कि ऑक्सीबेंजोन एंड होमोसैलेट आर हार्मोन डिस्टरप्टर्स, सो दैट माइट बी एग्जैसरबेटिंग मेलास्मा. डू यू लुक इनटू ऑल दैट, No, और यू I don't. जस्ट I just stick to the aesthetics of the sunscreen, and we literally follow up with our patient that did you like the feel, did you like, and that's why when somebody comes to me with the sunscreen, my first thing is how does it smell, how does it look, how does it feel. And yes, we basic follow up. We know that 20 to 30 SPF is more than enough for Indian skins, but because हम इतनी quantity नहीं लगाते, इसलिए अभी lots are available in 50 plus, so that's what we use. Yeah, correct मैम, that's a very important point, because हम इतना वो ingredients में और कौन सा filter है उसमें खो जाते हैं. The most important is to reapply and apply it in a proper quantity. That is the most important part. अगर आपको अच्छा ही नहीं लगता वो यूज़ करना, तो आप करोगे ही नहीं इसको, क्योंकि इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, rather than, you know, finding that best sunscreen that you'll probably will give you good protection, but you don't enjoy using it regularly. तो मुझे भी जब भी ये क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीबेंजोन क्या अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या एवोबेंजोन स्किन को डार्कन करती है, या ऑक्टिनॉक्सिड नहीं यूज़ करना चाहिए, these three filters are the most commonly present filters in most of the sunscreens जो affordable है, जो अवेलेबल है मार्केट में. तो अगर मैं बोलूँगी ये तीनों फिल्टर्स अवॉइड करो, तो उनके पास बचेगा क्या? पहले तो सनस्क्रीन बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी, उसके साथ साथ वी आर जस्ट डिस्करेजिंग देम फ्रॉम यूजिंग. सो द बेस्ट सनस्क्रीन इज द वन you use and the one you enjoy using and use regularly, And your skin likes it. and yes, yeah. What is your take, Aanchal, on fragrance in skincare, generally in skincare products? fragrance, आई फील दैट अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप फ्रेग्रेंस अवॉइड करो. आई डोंट एक्टिवली लुक आउट फॉर फ्रेग्रेंस एंड अवॉइड फ्रेग्रेंस इन एवरी प्रोडक्ट. आई एम नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ दैट. हाँ, थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सीरम्स में आई प्रिफर कि फ्रेग्रेंस ना हो तो बेटर है, वरना मॉइस्चराइजर्स में फ्रेग्रेंस या फेस वॉश में फ्रेग्रेंस डोंट बॉदर मी until a patient is somebody who has atopic dermatitis, somebody who has a little bit of photocontact dermatitis जैसा है, या in the past has history of having reactions to fragrance. Then otherwise मुझे लगता है फ्रेग्रेंस बहुत unnecessarily Overrated. yes, बहुत ही ज़्यादा डिमोनाइज किया गया है फ्रेग्रेंस को, जैसे कि ओहो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होनी चाहिए. काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है फ्रेग्रेंस थोड़ा सा अपने love प्रोडक्ट्स it. में, या I स्पेशली would बॉडी use क्रीम, बॉडी लोशंस, आई लव फ्रेग्रेंस. आप कैसे एक पेट्रोलियम टाइप्स या केमिकल ऑफुल स्मेलिंग प्रोडक्ट कैसे लगाओगे और लगा के रखोगे पूरे दिन? आई कांट. Yeah. So for me, it's very, very essential that what goes on my skin or my patient's skin smells good. Yeah. So I think that, you know, how many years you've been practicing, Achal? 12 years now. 12, right? I've been practicing 24, exactly double. Okay, let me tell you one thing. I have not seen a single case where fragrance has caused allergy in my patients. Yes, when the skin is sensitive, as you said, atopic with the peeling skin, that time we switch, of course, to, you know, for that time my best is the pediatric grade products, Yes. skincare. That's one of my favorites. So you switch to that. But it is overrated that this fragrance. So a lot of patients come to me and they say that no, don't give me anything which has fragrance because I have allergy. And then I'm like, how do you know you have allergy?
And कैसे पता चला? every patient feels that they have sensitive skin. ओह तो या हमेशा आते बोलते मेरे स्किन बहुत सेंसिटिव है, कुछ भी टॉलरेट नहीं कर पाता. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी स्किन कुछ भी ना टॉलरेट कर पाए. सेंसिटिविटी है भी तो कुछ इंग्रेडिएंट्स की तरफ होगी या कुछ फॉर्मुलेशंस आपको सूट नहीं कर रहे. सो आई थिंक मैम दोज आर पेशेंट्स हु आर नॉट डायग्नोज्ड एज रोजेशिया. पहले तो वो शायद Yes. रोजेशिया थोड़ा अंडर डायग्नोज्ड हो जाता है, उसकी वजह से भी लोगों को लगता है कि उनकी स्किन सेंसिटिव है. एक्चुअली वो ट्रीट करेंगे, प्रॉपर प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली They बेटर actually होगा. और जिनकी restrict. ड्राई है उनको भी लगता हाँ, है कि उनकी सेंसिटिव और है. वो डर की वजह से फिर कुछ भी नहीं यूज करते, हम्म. वो इग्नोर्ड स्किन हो जाती है फिर वो. हम्म. सो सी स्किन टॉक्स, स्किन हैज अ लैंग्वेज, इट टॉक्स टू यू. आपने कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड लगा लिया तो थोड़ी टिंगलिंग होगी. आपने बहुत ज़्यादा सैलिसिलिक या कुछ ग्लाइकोलिक किया तो मे बी मॉर्निंग यू विल गेट अप विद रेडनेस. सो स्किन टेल्स यू कि बॉस इट डिडंट सूट, प्लीज स्टॉप यूजिंग दिस, एंड वी लिसन टू दैट, एंड दैट्स हाउ वी गो ahead. But sensitive skin everybody need not have. Also, see, some products which we give in our practice like retinols, even salicylic acid for that matter, they cause a little stinging kind of Yeah. thing, which is normal, which is what we are wanting to happen. So I tell my patient that when you apply a product and if it gives you a little irritation on the skin, don't just immediately wash it off, give it some time. But if you get up with a product in the morning which you have applied in the night and you still have like redness and खिंची हुई skin और बहुत ज़्यादा skin ऐसा लग रहा है जैसे उसके ऊपर एक mask चढ़ गया है, that is a time that probably it didn't go well with your skin. और उसमें भी we have to then dissect कि आपने क्या क्या लगाया. सब कुछ मत बंद कर दो, because moisturizer for that matter will never cause the problem. आप वो भी यूज नहीं करोगे तो फिर आप स्किन को ओवर सेंसिटिव कर लोगे, बिकॉज ड्राइनेस इज अनदर मींस ऑफ गेटिंग. मैं यूजुअली पेशेंट्स को ये बोलती हूँ कि अगर 10 to 20 सेकंड्स के लिए थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है, स्पेशली विद विटामिन सी और एनी एसिड, दैट्स ओके. वो 10 to 20 सेकंड्स के लिए ठीक है. लेकिन उसके बाद अगर लालपन हो रहा है, आंखों के अराउंड आपको इरिटेशन हो रही है, पानी आ रहा है, हाँ पानी आ रहा है, एंड स्पेशली आईलिड्स और हमारे स्किन अराउंड द माउथ टेंड्स टू शो द फर्स्ट साइंस ऑफ a product not suiting you. कभी कभी the corners of the mouth tends to get a little dry, little darker, and eyelids tend to get flaky. Then हाँ फिर मैं definitely products को देखूंगी और थोड़ा change करूंगी. Like you said कि moisturizer तो culprit नहीं हो सकती, इसमें तो usually serums ही culprit होते हैं या some treatment like cream. So yes, I think even sensitive skin is overrated. It's more you have to decode the skin, find out what you are reacting to, and of course उसका substitute use कर लो. कभी कभी skin itself has moods ना. Especially I see when girls are around their menstrual periods, lot of products don't agree with the skin. In fact हम उस वक्त lasers भी नहीं करते हैं, because skin के follicles के root इतने sensitive हो जाते हैं कि they have more pain and more breakouts. So और also skin also looks little puffy, sometimes water retention ज़्यादा हो जाती है, तो you might blame it on the product, but it could just be थोड़े से जैसे आपकी body change हो रही है according to cycle, वो change ही हो. What do you think about paraben? Paraben, trying to avoid paraben as a preservative in skincare products? I don't, to be honest. I don't like to avoid paraben. I don't look for a paraben free. Again, I don't know what you feel, but I think I don't know. Similar, ma'am. Paraben actually क्या होता है ना, it's such a good preservative and उसके against जो नए, because इतना vilify हो गया है paraben और लोग actively paraben free products ढूंढ रहे हैं, तो of course cosmetic companies will now have to come up with new preservatives. और वो preservatives का हमारे पास safety profile ही नहीं है, क्योंकि वो अभी नए preservatives है. Paraben has been there for years and decades, तो हमें पता है कि what to expect from paraben. It's the same like PPD free hair color. Ultimately ammonia got blamed, and somebody came up with ammonia free hair color, but ammonia was never the culprit, never the problem. But then क्योंकि you can't avoid PPD in hair colors. Correct. So I think again, I haven't found a problem. So ma'am, I want to speak about a role of antioxidants or oral supplements in pigmentation, skin darkening. What are your go-to? Do they work? Do they not work? How long do you like to give them? तो उसमें थोड़ा सा discuss करेंगे. Definitely. For one, they work for sure. We need a longer time, we need a plan, we need patience. That is what pigmentation in Indian skin requires. So my go-to products usually are glutathione, which come in now various combinations with vitamin C, with vaka, a lot of other molecules are added, and acetylcysteine. So that definitely is my one go-to. Second is crystal tomato.
Okay. Crystal tomato, there was a time when we were using the imported version, and now we are using the Indian one, and my patients are super happy. So crystal tomato is second. What I see the difference in both, and yes, oral sunscreen. Now the difference what I see in the effect, crystal tomato usually, because it converts the darker melanin into the lighter melanin, like the eumelanin into pheomelanin in the body. So I see that the body itself getting lighter, Like similar to what dark happens with glutathione IV. in a way. But this, no, what happens that the skin is not thinning, but the skin is getting translucent. Oh. So if you would give it to somebody, after, but that's long term, means you give it for a year or more, okay, and the skin will just start, like the veins which were not showing, but it's not thinning of the skin. But so that is very well tolerated, all age groups, any person who has acidity, not, I suggest taking it on empty stomach to my patients, and I see very good results in pigmentation. That's crystal tomato. And one thing about crystal tomato, which I don't have a scientific base to say that, I see weight loss happening as well. Oh. Yeah, I myself take it, and just in between 2-3 months I left it, and then again I realized it was gaining weight. Then the same thing, a lot of my patients came and said. So, I did speak to the company. They said, ma'am, there is no proof as such that it causes weight loss, but I do see effect. So that is one thing. Now, second is, oral sunscreen. Oral sunscreen is polypodium leucotomas, which is a fern extract. I am seeing mixed results. Nevertheless, are on the side of benefit, we give it. But I tell patients to limit it to the time when they're out in the sun. Not like blindly Not take. regularly. It also can be given in children. It is safe. It is not a problem. So that can be a co-prescription along with crystal tomato. And what about curcumin? Curcumin is a very good anti-inflammatory, yes, and an antioxidant. We do add, but I don't see any benefit of curcumin in pigmentation in the skin. It is a good supporting molecule. Yeah, 1000 milligram of curcumin also can be added. Glutathione is again something which I have been using for a long time. We have been applying topical, doesn't work in my opinion. Then we've been using it orally, definitely works, has a very good tolerance. Hardly anybody has gastric issues. Some do, rarely, but so there we stop it. And sublingual? It leaves a taste. I don't know. Spray and sublingual, my patients are not very comfortable with, because it will have some kind of leftover taste in the mouth. And then switching to IV in between is also a good option. So far, it is not assumed that glutathione is going to make you fair. हाँ बिल्कुल नहीं, फेयरनेस तो हो ही नहीं सकती, होता नहीं है. So थोड़ा सा that ग्लो is, आ सकती है. जैसे क्रिस्टल टोमेटो का आपने बोला कि यूमेलेनिन को फ्यूमेलेनिन करती है, ग्लूटाथाइन का भी सेम ही है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो जो डार्कर पिगमेंट है उसको लाइटर करती है, उसकी वजह से थोड़ा सा वो हल्का सा ब्राइटनिंग इफेक्ट, ग्लोइंग इफेक्ट आ सकती है. लेकिन काला इंसान गोरा नहीं हो सकता ग्लूटाथाइन से. ग्लूटाथाइन का एक और रिजल्ट आंचल जो मैंने देखा है वो है, योर हेयर बिकम वेरी गुड. या सो आप लोग को तो पता होगा कि ग्लूटाथाइन ओरिजिनली कैंसर पेशेंट को दिया जाता था. इट वुड इम्प्रूव द हेयर एंड द स्किन. हेयर बिकॉज कैंसर पेशेंट्स में काफ़ी कर्ली हो जाते हैं एंड स्किन डार्क हो जाती है, तो इट वर्क्स ऑन दैट. सो इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड सिस्टमिक मॉलिक्यूल, glutathione. The only worry is that when you start consuming orally ना, तो क्या होता है, बॉडी अपना ग्लूटा बनाना बंद कर देती है. वैसे भी ग्लूटा आपको बहुत ज़्यादा डाइट वगैरह से तो मिलता नहीं है. ग्लूटा इज मोर ऑफ your liver makes it. So it is a very good molecule for regeneration of your liver, of thyroid. It is good for sperm motility in male, and it has lots of other systemic benefits. So glutathione as a, तभी उसको master antioxidant बोला जाता है. तो yes, I think it's good to include it. I don't see any problem. In fact, we normally do the thyroid levels of our patients and liver function test prior to starting, and we always see an improvement in that if patient has been for more than 3 months on oral glutathione. एंड स्पेशली स्मोकर्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. स्मोकिंग तो डेफिनेटली बिल्कुल स्टॉप करनी चाहिए, यस. बट स्मोकर्स में ग्लूटाथाइन का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाता है. उनको उनकी स्किन में आई थिंक सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है.
with glutathione. But हाँ, glutathione should be looked at as an antioxidant, not as a fairness or a Not skin as a lightening whitening agent. हाँ, molecule, no. फिर आप disappoint ही होगे क्योंकि उससे कुछ होने वाला है नहीं. Absolutely. तो yes, ma'am, how do you approach or what are the treatments that you prefer to do in clinic for patients with acne dark spots? सो एक्ने डार्क स्पॉट्स जब होते हैं तो सबसे पहले तो ये देखना है कि उनको बहुत एक्ने नहीं आए, उसका कॉज क्या है, जैसे पीसीओडी है या कोई और इंटरनल कॉज है, उसे करेक्ट करना. जब हम मार्क्स को ट्रीट करते हैं उसके लिए ना टॉपिकल क्रीम से बहुत अच्छा काम करती है. इफ़ यू यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइसिनामाइड, कोजिक एसिड, एजिलिक एसिड, तो ये इटसेल्फ बहुत लाइट हो जाते हैं उससे ही, विद सन प्रोटेक्शन एंड अ मॉइस्चराइजर. आई ऑल्सो यूज़ बहुत सारा रेटिनॉल, बिकॉज वो ऑयली स्किन्स होती हैं, यूजली यंगर होती है, उनकी टॉलरेंस रेटिनॉल की अच्छी होती है. टॉपिकल रेटिनॉल भी रात में देती हूँ मैं. और इसके अलावा वी ऑल्सो डू द क्यू स्विच लेजर एंड सैलिसिलिक एसिड पील्स जो हम क्लिनिक में करते हैं. सो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हम क्लिनिक में करते हैं. और वैसे एक्ने स्कार्स ना घर पे भी अगर आप राइट मॉलिक्यूल राइट तरीके से यूज़ करो तो वो बहुत लाइट हो जाते हैं. करेक्ट. और मेलाज्मा का अगर पेशेंट आए और ट्रीटमेंट्स बोले कि आप मुझे क्लिनिक में ट्रीटमेंट्स करके दो, तो क्या है जो 2-3 चीज़ें हैं दैट यू प्रेफर जिससे आपको लगता है कि अच्छा रिजल्ट आता है? सो मेलास्मा में पहली बात तो बिकॉज अब मेरा लेज़र क्लिनिक है, राइट. सो ही आपका भी है. तो क्या होता है जब पेशेंट आता है तो उसकी उम्मीद बहुत ऊपर चली आती है कि अब क्रीम वगैरह तो मैं लगा चुकी, अब ये लेज़र से तो जाना ही चाहिए. तो फर्स्ट थिंग आई टेल देम इज कि लेज़र इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. हम उन्हें ओरल ट्रांजिमिक एसिड देते हैं और बाकी मॉलिक्यूल्स जो हमने डिस्कस किए. उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत सारा ज्ञान देना पड़ता है, तो ज्ञान भी देते हैं. फिर टॉपिकली ने, जैसे मैंने बताया, आजकल हम टॉपिकली ट्रांजिमिक एसिड ऑन स्पॉट्स और बाकी पूरे फेस पे एजिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, ये मॉलिक्यूल्स देते हैं. ट्रीटमेंट में ना फिर भी मैंने देखा है कि अगर हम क्यूस्विच एंडिया ग्लेजर करते हैं एटलीस्ट 2 to 3 सेशंस, तो जनरली वो थोड़ा लाइट हो जाता है. एंड आप नहीं करते हो? नहीं, मैं बिल्कुल लेज़र नहीं करती मेलाज़्मा में. मुझे लगता है वो हीट से भी कभी-कभी ट्रिगर हो सकती है, तो आई ऑलवेज़ अर्र ऑन दैट साइड जहाँ पे मैं सिर्फ मैक्सिमम केमिकल पील्स तक जाती हूँ. You don't उसके touch बाद laser. नो, आई डोंट टच लेज़र्स ऑन मेलाज़्मा. वही जैसे आपने बोला ना, वो बैरियर रिपेयर, बैरियर डैमेज, डेफिनेटली थोड़ा-सा स्किन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए रेटिनॉल पील्स एंड ऑल हेल्प, क्योंकि मेलाज़्मा हैपेंस ऐसे एज में जहाँ पे ऑलरेडी आपके थोड़े से एजिंग के साइंस भी आ गए हैं. थोड़ा-सा आपका पिगमेंटेशन भी शुरू हो गया है, मतलब अनइवननेस ऑफ द स्किन टोन आ गई है, लाइंस एंड रिंकल्स आ गए. तो जब आप ऐसे पील्स करते हो, केमिकल पील्स, तो क्योंकि आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो लगता है कि मेलाज़्मा भी थोड़ा बेटर हो गया. सो सेम इज विद क्यूस्विच But, ऑल्सो. इनफैक्ट वो हेयर भी ब्लीच करता है, तो ओवरऑल ना द पेशेंट Rejuvenated. ये एब्सोल्युटली. सो इट हेल्प्स, बट अगेन इट्स नॉट अ द गो टू ट्रीटमेंट के सब पे वर्क बिल्कुल. करेगा, नहीं. लेकिन फिर वी ऑल्सो डू पैच इंजेक्शंस. देर आर लॉट ऑफ मेसोथेरेपी विच वी इंजेक्ट इनटू मेलास्मा पैचेस. अब वो कितना इफेक्टिव है तो नहीं कह सकते, बट आई हैव सीन एटलीस्ट 30% ऑफ माई पेशेंट रेस्पॉन्डिंग टू इंट्रालीजनल मेसोथेरेपी. जो जहाँ जहाँ मेलास्मा है बस वहीं पे इंजेक्शन. थोड़ा सा पेनफुल तो रहता है वो, लेकिन दैट्स गुड. एंड लेटली व्हाट वी आर डूइंग ना, हम MNRF करते हैं, हम चैनल्स बनाते हैं स्किन में, एंड देन उसके ऊपर हम पील या क्यू स्विच करते हैं. सो कंबाइनिंग विद माइक्रो नीडलिंग इट्स गिविंग मच बेटर रिजल्ट्स. एक और हमने बहुत केसेस में रिजल्ट्स देखे हैं, वो है हाइफू. बिकॉज हाइफू अगेन कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है, जो सोलर इलास्टोसिस होती है स्किन में उसे इम्प्रूव करता है. तो आई सी के इफ ऑन द पैचेस अगर आप हाइफू के 50-60 शॉट्स यूज करें तो भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है. और डेप्थ यूजुअली सुपरफिशियल 3M. येस, सो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि हाइफू हम यूजुअली एंटी एजिंग के हिसाब से, सैगिंग कम करने के हिसाब से देखते हैं. लेकिन हाँ, वो अगर मेलास्मा को भी कम करे तो दैट्स गुड. दैट्स व्हाट एनी ट्रीटमेंट इज़ वेलकम फॉर मेलास्मा. मुझे तो लगता है मतलब हर नया कुछ इनोवेशन हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू ट्राई इट, क्योंकि इतना मुश्किल है ये चीज़ सही करना ओवर टाइम. बस इसको प्रिवेंट करना और ख़राब होने से बचाना, दैट शुड ऑलवेज बी नंबर 1. नए मॉलिक्यूल्स भी आते रहते हैं, जैसे सिस्टियामीन है अभी मार्केट में. आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स विद टॉपिकल सिस्टियामीन, बट जस्ट पैच एप्लीकेशन ओवर द, सो दैट इरिटेशन इज लेस. यस, ठीक है. तो जब भी कोई पेशेंट, मतलब इंडिया में लोगों को होम रेमेडीज़ बहुत पसंद है, तो कोई पूछे कि नहीं मुझे घर पे कुछ करना है, कुछ रेमेडीज़ आप बताओ मेरे डार्क स्पॉट्स के लिए, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हानिकारक नहीं है, जो कर सकते हैं? नहीं ऐसे तो बहुत कुछ है, बट फिर वो प्लेसिबो वाली बात हो गई ना.
कि वो कुछ कर ही नहीं रहा। अब आप केला मैश करके लगा लो, वाइट एग का फेंट के लगा लो। तो आई डोंट नो, आई थिंक आंचल वी आर लिविंग इन अ वेरी साइंटिफिक टाइम्स। और आई एम नॉट अगेंस्ट होम रेमेडीज। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक खुद की बहुत अच्छी एक होम रेमेडी है विच आई वुड लाइक टू शेयर। और ये बचपन से है, मतलब यू नो माई मॉम टोल्ड मी कि इससे स्किन ग्लो होती है। तो यू नो व्हाट वी यूज्ड टू डू कि एक पतीले में पानी लेके उसमें खूब सारी नीम की पत्तियां डाल के और रोज की पेटल्स डाल दो, ठीक है। और उसमें अब मैं एक ग्रीन टी बैग भी डालती हूँ, बिकॉज मुझे एज ए डर्माटोलॉजिस्ट पता है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट, बट बचपन में नहीं डालते थे। तो एक ग्रीन टी बैग डाल दो और उसको उबाल उबाल के ना पानी आधा हो जाए, अब उसको आप ट्रे में डाल के फ्रिज में सेट कर दो। और मेरे फ्रिज में अगर आप कभी भी खोलोगे ना तो वो पर्पल कलर की क्यूब्स मिलती हैं, क्योंकि हम लाल पेटल्स डालते हैं तो वो ग्रीन और लाल मिक्स होकर पर्पल बन जाता है। तो पर्पलिश कलर की वो रहती है। एंड मॉर्निंग ना जस्ट रब 1 क्यूब ऑन द फेस। सो व्हेन आई आस्क्ड माय मॉम, बचपन में तो यही बताते थे कि नीम से एक्ने नहीं होते, एंटीसेप्टिक है, और वो एस्ट्रिंजेंट है रोज, तो उससे अच्छे पोर्स बंद हो जाते हैं। तो मतलब ओवरऑल आई थिंक समथिंग लाइक दिस इज ओके। यू नो आप उसे स्प्रे बॉटल में भर के एज अ टोनर मिस्ट भी यूज कर सकते हो, और यू कैन रन अ क्यूब ऑन द फेस इन द मॉर्निंग, या आप बाहर से आए सो यू नो ठंडे के साथ साथ आपको कुछ एक्टिव्स भी मिलते हैं। बट अगर हम ऐसी कंडीशंस की बात करें जैसे मेलास्मा या एक्ने स्कार्स या सीवियर टैनिंग, तो वहाँ आई डोंट सी अ रोल। ऐसे तो अगर आप पढ़ने जाओ तो यू नो कुछ पेशेंट मुझे ही आगे बोलते हैं कि आप मूली को कस के लगाओगे तो मेरी स्किन उससे क्लियर हो गई, और पोटैटो का जूस लगाएंगे तो क्लियर हो पोटैटो का जाएगी। जूस अंडर आई के लिए है, ठंडा वो। आई थिंक दीज आर जस्ट आई डोंट नो, दीज आर जस्ट वेरी वेरी टेम्परेरी, Very temporary, and also just kind of प्लेसिबो इफेक्ट, मेकिंग यू फील दैट यू डूइंग समथिंग। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, घर में बैठे हो तो कुछ करना है, तो मैं लोगों को यही बताती हूँ कि जब भी आप होम रेमेडीज़ करो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मत करो, लेकिन ये सोच के करो कि इट्स फॉर रिलैक्सेशन, फॉर सेल्फ केयर, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लिया और कुछ कर लिया। ये सोच के मत कीजिए कि उससे आपकी मेलास्मा लाइट हो जाएंगे, डार्क स्पॉट्स लाइट हो जाएंगे। वो एक्सपेक्टेशन ही गलत है, क्योंकि होम रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, या थोड़ा सा मॉइस्चराइज करेगा, और अगर आपने कुछ ऐसे लैक्टिक एसिड बेस मतलब कुछ कर्ड यूज़ किया तो थोड़ा हल्का सा एक्सफोलिएट कर सकता है, दैट इज़ इट। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना तो वो मॉलिक्यूल्स ऐसे पेनिट्रेट करेंगे, ना तो वो इतना डीप जाएंगे और चेंजेस लाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट। और फिर मुझे पेशेंट्स बोलते हैं कि नहीं आप लेमन को मना करते हो, लेकिन लेमन एक्सट्रैक्ट वाले सीरम्स आप बताते हो। सो वही सी हम वही बताते हैं कि बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स ना वो फ्रूट्स और वेजिटेबल से ही बने हैं, लेकिन वो साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड हैं। एग्जैक्टली, वो और वो उसका स्टैंडर्डाइज्ड पार्टिकल्स, है। हाँ स्टैंडर्डाइज है। आज आपको एक गोली खानी है तो आप एक गोली खाओगे ना 100 मिलीग्राम की, वही आपकी डोज है। बट अगर आपको हल्दी लगानी है तो थोड़ी ना आप उसको नापोगे, आप तो एक चम्मच डालोगे उसमें, सोचोगे थोड़ी ज़्यादा डाल लूँ तो ज़्यादा असर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा इशू हो जाता है एग्जैक्टली, और होम लोगों को लगता रेमेडी है में। कि नेचुरल चीज़ें मतलब अच्छी होती है। नेचुरल चीज़ें में और ज़्यादा वेरिएशन होती है। जो लैब में बना, जो प्रॉपरली मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, उसमें वेरिएशन आपको कम मिलेगी। एडल्ट्रेशन, मिलावट, हाँ, उसमें कम मिलेगी, और नेचुरल चीज़ों में इतनी ज़्यादा वेरिएशन होती है कि मिलावट होती उससे है। आपको क्या रिजल्ट आएगा वो गेज करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पैकेज्ड। और वो जब भी लोग बोलते हैं कि मुल्तानी मिट्टी तो मैं तो रोज़ लगाती हूँ, और बेसन रोज़ फेस में रगड़ती हूँ, मुझे लगता है कितना टायरिंग है वो भी करना। मुल्तानी मिट्टी इज़ अ मेसी एप्लीकेशन। आप एब्सोल्युटली। उसको लगाओ, फिर उसको आप 15 अब मिनट वो छोड़ के बालों में लग धोगे, जाएगा। बालों में लग जाएगा, बेसन खराब हो जाती है, उसको फिर साफ या करो। उससे बेटर नहीं है कि थोड़ा सा आप सीरम यूज़ करो या मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन यूज़ करो। इट्स ईजियर एक्चुअली इन द लॉन्ग रन। लेकिन हाँ, इंडिया में ऐसा थोड़ा है कि जब भी आप डिस्करेज करते हो लोगों को होम रेमेडीज से, तो वो थोड़ा सा आपके ऊपर शक करने लग जाते हैं कि शायद ये प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है, इसमें नहीं। लेकिन देयर इज़ अ साइंटिफिक बेसिस या बिहाइंड इट। आई मीन, I tell people we are living in a scientific yeah, age. there has to In be fact, some AI age. So, you know, and you've come to me not for natural remedy advice. You've come to me for my expertise, which is dermatology. So बिल्कुल। I सो can इफ advise. समथिंग लाइक अ रोज वाटर, समथिंग लाइक मे बी अ पपाया, वाटरमेलन, कुछ फ्रूट्स कर लो, दैट इज़ फाइन। बट इफ समथिंग लाइक एप्पल साइडर विनेगर यूर अप्लाइंग, और कुछ ऑरेंज डाल दिया, लेमन कर दिया, आजकल तो ऑरेंज के पील को सुखा के उसका स्क्रब बना के लगा रहे हैं और लोग। इनो और वो भी तो डालते हैं, हाँ, वो टूथपेस्ट। टूथपेस्ट डाल टूथपेस्ट दिया, बेकिंग सोडा। आई वाज लाइक नहीं, ये सब नहीं अलाउड है, ये क्योंकि सब नहीं ऊपर करनी की चाहिए। स्किन की लेयर अगर निकल गई ना, हाँ, फिर स्किन बिकम्स नेकेड, yeah. एंड नेकेड स्किन इज अ एंग्री स्किन। And फिर वो हर चीज को रिएक्ट करेगी। एंड सो मोस्ट प्रोन टू डेवलप प्रॉब्लम्स ऑल्सो इन द सेंस दैट डार्कनिंग, फिर उसके साथ फिर उसको सही करते करते आपने
टाइम वेस्ट कर दिया। तो मुझे भी यही लगता है, मतलब आप क्यों ऐसी चीज़ करना चाहोगे जिसका बेनिफिट इतना कम है और उसके साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस इतने ज़्यादा है? आई थिंक आजकल अगर मैं सोचूं ना, इसके पीछे एक साइकोलॉजी ये है कि वो सस्ता है, ठीक है और ना, इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल है, और वो फेथ कि इससे कुछ गलत नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। हालांकि मैंने बहुत गलत होते हुए देखा है, हम्म। आपने भी देखा होगा, एलोवेरा से भयंकर ब्लिस्टर्स देखे हैं, क्योंकि एलोवेरा भी 250 टाइप ऑफ एलोवेरा होता है, वो एक दो ऐसे नहीं, हर एलोवेरा सेम नहीं होता, तो वो भी है। बट या सो आइडिया यही है, ये मैसेज है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा जो आपकी होम रेमेडीज हो वो स्किन के लिए हमेशा अच्छी हो। बिल्कुल तो अच्छी हो और सेफ हो। आई थिंक स्टिक टू साइंटिफिक प्रोडक्ट्स, और साइंस तो प्रोग्रेस कर ही रही है, हम हर दिन देखते हैं कि कुछ ना कुछ नया निकल रहा है और बेटर आ रहा है मार्केट में, राइट। और एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो कोरियन स्किन। कोरियन स्किन, ग्लास स्किन, कोरियन ग्लास स्किन इतना पॉपुलर हो गया है, लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमें पार्लर में ऐसी ट्रीटमेंट करके दे रहे हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन कोरियन जैसी लग रही है, फेयर हो रही है। और कुछ फिल्टर्स डाल के जो इंस्टाग्राम में तो पोस्ट आते ही है जो लोग मान जाते हैं कि है पॉसिबल। सो आई जस्ट वांट टू बस्ट दिस मिथ कि कोरियन ग्लास स्किन ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, 10 लेकिन हम स्टेप। क्या कर सकते हैं ताकि हमारी स्किन बेटर हो। और क्यों ये कोरियन ग्लास स्किन का मिथ इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है? सी बिकॉज बहुत सारी कोरियन कंपनीज को ना अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेचना है, तो पहली बात तो ये है, इन्फ्लुएंसर्स प्रोमोट दैट 10 स्टेप, मैंने तो 15 तक सुना, आई डोंट नो आपने इससे कम ज़्यादा सुना होगा। तो इंडियन स्किन्स ना कोरियन स्किन से बहुत अलग है, नंबर 1। नंबर 2, इंडियन वेदर कोरियन वेदर से बहुत अलग है। नंबर 3, इंडियन डाइट कोरियन डाइट से बहुत अलग है। तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, और जेनेटिकली वो अलग है ना। सी फॉर एग्जाम्पल पिगमेंटेशन उनकी स्किन पे नहीं होता, हमारी स्किन पे होता है ना। और उनकी स्किन की बोन स्ट्रक्चर ही देखिए ना मैम, कितना टाइटली एग्जैक्टली बोन स्ट्रक्चर होता है। और स्किन का रैपिंग ऑन द बोन इज ओनली डिफरेंट। हमारा थोड़ा सा सैगिंग दिखने लग जाती है, डार्कनिंग अराउंड द अंडर आईज एंड माउथ इज सो कॉमन, लाइक आई फील इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ नेचुरल वेरिएंट नाउ। यस यस इट इसको इज क्या प्रॉब्लमैटिक भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये थोड़ा है, इट्स इतना कॉमन है कि सब एंडेमिक, में दिखता ही है। और एकदम सेम कलर इवन टोन स्किन तो पॉसिबल ही नहीं है ऑलमोस्ट हमारे स्किन टाइप में। तो उनमें दैट इज देयर, एंड ऑल्सो द वे लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम देयर स्किन इज टोटली डिफरेंट। या बिकॉज एक और चीज़ है, कोरियंस ना दे स्टार्ट यूजिंग मेकअप वेरी अर्ली, वेरी अर्ली। और इंडिया में तो इट्स मोर अ प्राइड के नहीं नहीं, मैंने आज तक कभी मेकअप यूज़ नहीं किया। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं बैठी होती हूँ मेकअप के साथ, इधर कंसल्टेबल के उधर पेशेंट, मैंने आज तक मेकअप यूज़ नहीं किया। एंड देन आई एम थिंकिंग ओके, अब आई डोंट नो वेयर टू टेक दिस। ओके, सो पहली बात, उनके भी स्किन में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आई हैव सीन सीवियर एक्ने स्कार्स, लिटरली पिट्स इन सो मेनी यंगस्टर्स देयर। सो उनके अपने स्किन कंसर्न्स है, हमारे अपने। तो आई थिंक कोरियन हैज़ टू गो। अब आते हैं हम इंडियन शाइनिंग ग्लोइंग स्किन पे, वो कैसे करें। सी उसके लिए एक सिंपल है कि अगर आप एक गुब्बारा लेते हो, बलून लेते हो और आप उसे फुलाते हो, है ना, जब वो पूरा फूल जाता है ना अपनी कैपेसिटी से, तो कैसा लगता है ना, जो काला बलून था वो सिल्वर लगने लगता है, जो डार्क रेड था वो पिंक लगने लगता है। सो जब स्किन टाइट और स्ट्रेच्ड होती है तो वो लाइट लगती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई मैट गुब्बारा लो और उसको फुला दो तो वो ग्लो करने लगता है, नहीं वो, क्योंकि ग्लो क्या है, ग्लो ये है कि ये जो लाइट सामने से आ रही है ये मेरे फेस पे पड़ रही है और उसको वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ जो पड़ रही है ना, ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये ग्लो नहीं कर रहा, मैं ग्लो कर रही हूँ। दैट इज इट। सो हम स्किन को अगर 2 चीजें करें, एक्सफोलिएट, क्योंकि ऊपर का कचरा साफ करें पहले, तो एक्सफोलिएट, जो बहुत सारे तरीके होते हैं एक्सफोलिएशन करने के, इसके नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस कर लेंगे। एंड सेकंड इज स्किन टाइटनिंग, एंड थर्ड इज हाइड्रेशन। अगर मतलब आई कैन गारंटी कि दुनिया में कोई भी स्किन ग्लो कर सकती है अगर आप एक्सफोलिएशन, टाइटनिंग और हाइड्रेशन। अब ये अचीव कैसे करें? एक्सफोलिएशन के लिए आप खुद स्क्रब यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ होम बेस भी यू कैन यूज़, बेसन वगैरह कुछ वो यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर के यहाँ आप केमिकल पील करवा सकते हैं, माइक्रोडर्माब्रेशन करवा सकते हैं, जो स्किन पॉलिशिंग हम बोलते हैं। सेकेंड स्टेप आता है टाइटनिंग। अभी अब टाइटनिंग की ना हर किसी को ज़रूरत नहीं होती। लाइक आई फाइंड योर स्किन इज प्रिटी टाइट, सो
स्पेशली जब आप थोड़ा जनरली जब गर्ल्स वेट पुट ऑन रहती है ना तो स्किन ऑटोमेटिकली टाइट वैसे होती है, तो टाइटनिंग की जरूरत हर किसी को नहीं होती, लेकिन अगर आपने रिसेंटली वेट लूज किया है या अबव एज ऑफ 35 थोड़ा थोड़ा या जब दिखने एजिंग लगता सेट इन है हो गई है तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम लॉस होने लगता है, वहाँ टाइटनिंग की जरूरत है। और टाइटनिंग जनरली घर बैठे तो नहीं होती, वो तो आप बस वेट पुट ऑन कर सकते हो। टाइटनिंग जनरली होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाइफू, थ्रेड्स, ये जो एक डॉक्टर की प्रैक्टिस में जो प्रोसीजर्स होते हैं उससे। सो टाइटनिंग की और हाइड्रेशन, हाइड्रेशन तो ऑफकोर्स सुबह आप एक मॉइस्चराइजर लगाओ, रात में लगाओ। मेरे फेवरेट मॉइस्चराइजर्स आर ऑल्सो फेस ऑयल्स, बट क्या अगर किसी को एक्ने टेंडेंसी है तो उनको थोड़ा सा ब्रेकआउट हो सकता है, बट अदरवाइज जनरली फॉर माई एज ऑनवर्ड्स आई थिंक फेस ऑयल्स अकॉर्डिंग टू मी इज अ ग्रेट नाइट केयर विच यू कैन। क्योंकि मैं यूजुअली फेशियल ऑयल्स इतना प्रेफर नहीं नहीं करती करते हो यंगर पेशेंट्स में, बट डेफिनेटली आई वांट टू नो मोर कि आप कौन सा टाइप का फेशियल ऑयल प्रेफर करते हो, कैसे चूज करें कौन सा ऑयल उनको सूट करेगा। consistency. See, you should be able to glide your makeup after application of oil. So how I judge is when I wash the face and I apply a serum, then I apply oil. If I'm able to spread my makeup evenly, that's a good face oil for me. And of course I should not break out next morning. Mujhe personally I don't get acne, so I For that's one people thing. with dry skin, slightly mature skin, definitely will love using a facial oil. फेशियल ऑयल यूजुअली लास्ट स्टेप हो नाइट रूटीन में तो भी अच्छा रहता है, आपने Last सब step. कुछ सील कर दिया जैसे, Absolutely. तो हाँ बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट प्रेफर यूजिंग अ गुड ऑयल अंडर द मेकअप फॉर ड्राई स्किन्स, यस बिकॉज पूरे दिन आप मेकअप लगा के रखोगे वो सारा मॉइस्चर सोक कर लेगा, फिर वो क्रैक करेगा, फिर थोड़ा लाइंस ग्लोई जैसा भी दिखता है मेकअप उसके ग्लोई ऊपर। दिखता है। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑयल जो आप प्रेफर करते हो, जैसे कि आर्गन ऑयल हो गई या स्क्वालिन ऑयल हो गई। Squalene oil is very Squalene, good. yeah, I think Bio squalene. oil is good. And lot of brands have brought out their oils, which we have tried, especially face oils. I don't like to use the other olive oil or body oils on the face because they are more lighter in texture. So that application I think is good, especially if you are traveling to कोई ठंडी जगह पे आप जा रहे हो या कहीं US ट्रैवल कर रहे हो, जो अभी तो नहीं कर रहे हैं लोग फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट अगर आप किसी ठंडी जगह पे जा रहे हो तो इट्स गुड कि आप अपने किट में एक छोटा सा फेस ऑयल भी पैक इन करें। ठीक है, तो कोरियन स्किन तो नहीं हो सकती पॉसिबल, लेकिन हम स्किन को बेटर कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मूदर, ऑलमोस्ट ग्लास लाइक कर सकते हैं, टाइटन कर सकते हैं विथ ऑल दिस। सो अभी बोलते हैं इंडियन ग्लास स्किन, है ना? थैंक गॉड। पर मुझे कोरियन स्किन प्रोडक्ट्स की ये एक बात अच्छी लगती है कि दे हैव रियली मास्टर्ड द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पार्ट। यू नो, जैसे ही आप लगाओगे उसको इंस्टेंटली जो प्लम्बिंग इफेक्ट आती है वो फील इतना अच्छा करता है, बिल्कुल चिपचिप नहीं होता। तो आई थिंक उसकी वजह से भी लोग बहुत प्रेफर करते हैं कोरियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, रादर देन यू नो द इवेंचुअल रिजल्ट वो लगाने में इतना अच्छा लगता है। तो मे बी दैट्स व्हाई इट्स सो पॉपुलर। दे आल्सो यूज लॉट ऑफ natural ingredients like rice extracts and Centella asiatica, which is very soothing on the skin. Absolutely. Green tea extracts, so that also helps in. So this should actually encourage Indian companies to incorporate soothing ingredients. हाँ, yes. जो लोगों को अच्छा लगे, especially for sensitive skin type, उनके पास है ही नहीं ज़्यादा products जो वो use कर सके, so those are the people who tend to like. फिर एक वो C brand है, starting with C. Everybody eventually the moment Goes somebody back to comes in that. and says I have sensitive skin, I said are you using this? Yes. Okay. और डार्क सर्कल्स को आप कैसे अप्रोच करते हो? व्हेन डू यू थिंक इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट? कब आपको लगता है कि नहीं, इट्स जस्ट स्लाइट यू नो डिविएशन फ्रॉम नेचुरल, कंसील करे या क्या करे डार्क सर्कल्स के लिए? योर अप्रोच? मुझे ना डर लगता है डार्क सर्कल से, पता है। एक तो हर फेस पे फिलर तो हो नहीं सकता, मेरे लिए अंडर आई फिलर तो बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट होता है। जब यू हैव अ गड्ढा ऑल्सो, सी अंडर आई में आपको 2-3 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहले तो ये गड्ढा, शायद आई थिंक मुझे भी है अब तो थोड़ा अंदर, मतलब आंखें अंदर है ये वाला पार्ट, तो दैट इज टीयर ट्रफ। वहाँ तो ऑफकोर्स क्लियरली फिलर ही चाहिए होता है, बट देखना पड़ता है कि चीक भी वॉल्यूम है या नहीं है। अगर कोई बहुत वॉल्यूम वाला है तो फिर हम नहीं करते वो। सेकेंड, फिर वहाँ पे हम फिर और करते हैं, वी डू NCTF एंड अदर इंजेक्शंस इन द अंडर आई। अगर किसी को डार्क सर्कल्स है ना, मतलब रियल में पिगमेंट डार्क है, तो फिर वहाँ पे केमिकल पील्स और लेजर्स करेंगे। हाँ, इनफैक्ट हम उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ भी कंबाइन करते हैं या माइक्रो नीडलिंग के साथ। लेकिन ना ऐसे कुछ
मैजिकल रिजल्ट, रिजल्ट हाँ, जो पेशेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा होता ही नहीं है। नहीं और क्योंकि ये है भी ऐसे सेंसिटिव एरिया, हम यहाँ ज़्यादा अग्रेसिव भी पैरामीटर्स नहीं यूज़ नहीं कर हो पाते। सकते आप। एंड ऑल्सो आई फील डार्क सर्कल्स इज इट हैज़ वी हैव टू अप्रोच इट इन मल्टीपल लेवल्स। जैसे कि आपने बोला वहाँ पे गड्ढे भी है, फिर थोड़े स्किन थिन बैग्स भी भी है, हैं, लूज बैग्स स्किन भी है, है। लाइंस एंड रिंकल्स है, डार्कनिंग है, ब्लड वेसल प्रोमिनेंट भी है। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स को हम कैसे, एक ही चीज़ से तो वो सॉर्ट हो ही नहीं सकती। तो अंडर आई क्रीम्स जिसमें थोड़े से लाइटनिंग एजेंट्स हो वो हेल्प कर सकते हैं। विटामिन के, और रेटिनॉल से। रेटिनॉल डेफिनेटली, जब हम स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं तो वो अंडर आई भी बेटर दिखता है। लेकिन जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं जैसे कि कंसीलर लगा के वो पूरा गायब हो गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है अंडर आई में। और बहुत सारे पेशेंट्स में तो मैं देखती हूँ कि स्किन ही इतना पतला है कि वो ट्रांसलूसेंट लगता है उनका स्किन। नीचे तो का वो पारदर्शी मसल्स, होती है। हाँ, वो दिख रहे हैं। हाँ, तो उसको आप क्या ही कर सकते हो उसको इम्प्रूव करने के, तो फिर थोड़ा सा कोलेजन स्टिमुलेटिंग, और तो वो जो माइक्रो उसमें कितना नीडिंग कर ज़्यादा सकते हो इम्प्रूवमेंट नहीं थोड़ा होता। टू इम्प्रूव द क्वालिटी थोड़ा बहुत। तो पहली चीज यूजली तो ये यंगस्टर्स होते हैं जो अंडर आइज हो सकता है उन्हें चश्मा भी हो, तो आई टेल देम कि ये कंटिन्यू रखो ग्लासेस हाँ, लगाना। और लोग क्योंकि चश्मा पहनना अवॉइड करते हैं तो वो बहुत ऐसे ज़्यादा करते हैं हाँ, और स्क्विंट। उससे वो टायर्डनेस आ जाती है आईलिड्स, फिर रात को बैठ के वो अच्छे से उसको मलते हैं, उसकी वजह से भी ज़्यादा डार्कनिंग हो जाती है। नॉट दैट दैट इज द एक्चुअल कॉज फॉर इट, बट इट्स डेफिनेटली मेकिंग थिंग्स नो इट वर्स। इंक्रीजेस इट, The रबिंग rubbing या is worsening it. And definitely ये prolonged screen time, dry eyes, जिसकी वजह से आपको आइज टायर्ड लग रहा है, उसकी वजह से आप रब कर रहे हो। तो मैं वो भी बोलती हूँ कि अगर आपको ज़्यादा स्क्रीन के सामने बैठना है तो थोड़े से रिफ्रेश आई ड्रॉप्स ऐसे कुछ रख लो साइड में, ताकि आइज ड्राई ना हो। क्योंकि रात के टाइम पे फिर वो रगड़ते समय ना उतना इतना मज़ा आता है, उनको लगता है कि थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, तो देन दे डोंट रियलाइज कि ये एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टू वर्सनिंग ऑफ डार्क सर्कल्स। एंड ऑल्सो आई थिंक ओवर एम्फेसिस ऑन, मतलब स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन लोगों को लगता है कि हाइप्ड, अच्छे ओवर सोएंगे हाइप्ड या अच्छे से सोएंगे तो डार्क सर्कल चला जाएगा, जो है नहीं। पानी पीना और 8 घंटे सोना, अगर सारे लोग ये कर ले तो लगता है सब डर्मेटोलॉजी क्लिनिक बंद हो जाएंगे, है ना, हम तो बिल्कुल जॉबलेस हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है। कितने लोग जो 10-10 घंटे सो लो, आप 8 लीटर पानी पी लो, ऐसा कुछ नहीं है कि सारी प्रॉब्लम चली जाएंगी, बिकॉज उसके बहुत सारे कारण हैं। एग्जैक्टली, कॉजेशन और एग्रीवेशन, मतलब स्लीप अगर आप प्रॉपरली नहीं ले रहे हो तो डेफिनेटली वो एग्रीवेट कर रहा है, आपके डार्क सर्कल्स खराब दिख सकते हैं, लेकिन क्या सोने से आपके डार्क सर्कल्स चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। कट। हाँ, एंड वन मोर थिंग मैम, डार्कनिंग अराउंड द माउथ, वो भी बहुत लोग लेके आते हैं, और उसमें करेक्ट। क्या एग्रीवेटिव फैक्टर्स होते हैं? सो देखो, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन से तो टूथपेस्ट का यूज होना वगैरह वगैरह, वो तो मुझे नहीं लगता इतना टूथपेस्ट का रोल। बट मैंने क्या देखा है कि उनका ना इनहेरेंटली विटामिन B12 लो होता है, दैट्स नंबर वन। एंड सेकेंडली, जो मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स है ना, समवेयर उनकी अदरवाइज भी ड्राई स्किन होती है। तो यहाँ पे ना वी डू जस्ट अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस अराउंड स्किन द माउथ। बूस्टर्स। हाँ, क्योंकि मेरे लिए ना क्या है कि इससे पहले कि मैं कोई मशीन, कोई लेज़र या कोई पील लगाऊं, मुझे वो स्किन स्ट्रॉन्ग चाहिए। वो ऐसे कि क्योंकि नेचुरली वो स्किन बैरियर तो वीक है, तभी ये सब हो रहा है। तो फर्स्ट हाइलुरोनिक एसिड टॉपिकली, आई बिलीव अ लॉट इन नाइसिनामाइड। फॉर मी इट्स अ वेरी गुड मॉलिक्यूल, which helps in dry skin, pigmentation, acne scars. So topically giving that with hyaluronic acid, and also we ask them to occlude this area at night. नहीं तो वो वाइप ऑफ हो जाता है ना, वी आर टॉकिंग एंड ऑल दैट। Correct. And yeah, so and then there are certain ointments which are surprisingly which are used more for nipple dermatitis. Okay, so Lanolin होता है उसमें, which is a really हाँ, good occlusive. exactly. So I give that a lot for even that seborrheic flaking or around the mouth dryness वगैरह, तो it retains there, otherwise वो occlusion भी थोड़ा सा problematic हो जाता है। So I think once we restore the hydration level, फिर skin strong हो जाती है। उसके बाद yes, we can do Q-switch also, we can do peels also। यहाँ पे very milder peels like mandelic, lactic, we don't do very strong peels। Yeah, but I feel around the mouth it's more forgiving, जैसे अंडर आई में जितना प्रॉब्लम होता है उसको सही करना उतना नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी एक एरिया है, और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये भी कम्प्लीटली नहीं जा सकती, डेफिनेटली हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थोड़े तो लोगों को जेनेटिकली भी ऐसे थोड़े चेंजेस हो जाते हैं कि ये डार्कनिंग हल्का सा रहता ही है वहाँ पे, तो कम्प्लीटली तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, अगर स्टार्कली डिफरेंट है तो ये सब चीज़ें करके डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं। करेक्टेड आल्सो, the vitamin B12 levels।
करेक्ट। और टैनिंग को आप कैसे अप्रोच करते हो? अगर कोई आके बोले कि मुझे टैनिंग के लिए कुछ एक स्किन केयर रूटीन बताओ, मॉर्निंग में क्या करना चाहिए या इवनिंग में, ऑफ कोर्स अलोंग विद सनस्क्रीन, तो क्या कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है या प्रोडक्ट्स है दैट यू प्रेफर कि टैनिंग में थोड़ा बेटर See, रिजल्ट देता orally है? again going back, Crystal Tomato oral sunscreen हम्म and Gluta हम्म helps. Um, Usually हम यहाँ IV कम देते हैं. हम्म We give that orally because orally में क्या है कि they will take it हम्म regularly. Then topical protection. हम्म Again, hydration is important, but a lighter hydration. Morning में I personally like to give vitamin C, but vitamin C हर skin पे ना work नहीं करता. कभी कभी it sensitizes the skin. So ओह एब्सोल्युटली। है ना, तो वो एक डाइसी रहता है कि आई टेल देम कि जस्ट अप्लाई एंड इफ यू रियली फील लॉट ऑफ इरिटेशन देन स्टॉप दैट, अदरवाइज नाइसिनामाइड एंड hyaluronic acid in the morning, then a sunscreen on the skin in the morning, and yeah, as much as protection as possible. It is not possible कि आप 100% टैन से बच सकते हो, बिल्कुल नहीं. ये है कि आप उसका डैमेज कम कर सकते हो, लेकिन अगर एक तो है कि आप गोवा गए, सी नॉर्मली यू आर अ डर्मेटोलॉजिस्ट, यू आर सिटिंग इन योर क्लिनिक एंड देन यू गो फॉर अ वेकेशन टू गोवा, तो ये अनयूजुअल सी चीज़ है कि नॉर्मली आप ऐसे बीच पे जाके लेटते नहीं हो ना एवरी डे, बट व्हेन यू गो टू गोवा ऑफ कोर्स दैट्स हैपनिंग, राइट? सो वहाँ पे फॉर दोज 5 days in गोवा, इफ यू टेक प्रोटेक्शन, all these measures, apply at night also, skin lighteners, and morning take your orals, it helps a lot. I have patients जो बोले कि जब मैं पिछले साल इन्हीं दिनों गोवा गए थे without any care, and now with all this care there are no bikini line tans now, so that helps. लेकिन अगर किसी का काम ही फील्ड जॉब है, उसको रोज ही जाना है या रोज ही स्विमिंग करनी है, then there is a limit to which you can prevent the damage. बिल्कुल। And I think आजकल इंडियन स्किन केयर में ना पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर्स को भी रियलिस्ट होना चाहिए, या है ना? तो लाइक जस्ट यू हैव टू हैव अ नो ऑनेस्ट, व्हाट इज अचीवेबल एंड व्हाट इज नॉट। यस, ऑनेस्ट अगर कन्वर्सेशन. कोई इंसान उतना ही धूप में जा रहा है और उतना ही सन एक्सपोजर है तो टैनिंग तो होगी ही। एग्जैक्टली. हम तभी टैनिंग कम्प्लीटली प्रिवेंट कर सकते हैं जब हम धूप को ही निकाल दें उनकी इक्वेशन से, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो यही मैं आई वांट पीपल टू नो कि सिर्फ कुछ क्रीम यूज़ करने से टैनिंग नहीं जाएगी। लोगों को लगता है कि नहीं, कुछ पीलिंग कर दो या कुछ क्रीम दे दो जिसकी वजह से मेरी टैनिंग पूरी चली जाए। इनफैक्ट इट्स नॉट अ गुड टाइम टू पील. हाँ, इमीडिएटली आफ्टर टैनिंग नहीं करना चाहिए. बिल्कुल नहीं। यस, वो थोड़ा सा स्किन ड्राई भी हो जाती है, और इरिटेटेड इन्फ्लेम्ड भी होती लगती है है। उस हाँ, वक्त. कभी कभी सनबर्न भी हो जाते हैं, तो जब वो हील हो जाए तभी करनी चाहिए। और वही मैं बताना चाहूँगी कि टैनिंग सिर्फ एक क्रीम लगाने से या एक फेस वॉश यूज़ करने से, कुछ सनस्क्रीन यूज़ करने से नहीं जाएगी। ये एक कमिटमेंट है कि आपको धूप से बचना भी पड़ेगा। बाकी चीज़ों भी करोगे तो इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन अगर आप धूप कंटिन्यू करोगे तो फिर टैनिंग तो रहेगी। दैट इज़ अ और बॉडी स्किन को टैन किसी पर्पस से कर रही है, बॉडी के लिए टैनिंग ना एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोटेक्शन है, वो आपको बचा रही है डैमेज से, तो मतलब इट इज नेचुरल. हाँ ठीक है कि आपको पैचेस हैं वो क्लियर होने चाहिए, स्किन अनइवन है तो उसे इवन टोन डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन जो पॉसिबल नहीं है, आई एम नॉट श्योर वी शुड चेज इट. सो लॉट ऑफ टाइम्स आवर रोल कम्स दैट गिविंग दैट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पेशेंट्स को कि देखो ये हो गई. अभी बहुत सारे हमारे आते हैं जो स्विमिंग कर रहे हैं, जैसे अभी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो स्विमिंग क्लासेस, सो दे से कि मुझे टैनिंग नीचे बट मुझे स्विमिंग करनी है. तो क्या आप बोलती हो कि व्हाट कैन यू डू टू बेस्ट प्रोटेक्ट योर स्किन जब स्विमिंग कर रहे हैं कोई? हाँ, तो जब स्विमिंग कर रहे हो तो टेक द ओरल्स, use a sunscreen when you're entering the water. Also I tell them to use a lot of conditioner in their hair because hair skin से ज़्यादा hair खराब हो जाते हैं during. So on dry hair just put a conditioner and then you put your cap. And then swimming में ना immediately जब आप बाहर निकलते हो ना pool से, that time you have to take a shower with the soap. सो लॉट ऑफ जो सुपरफिशियल जो डैमेज है ना वो अंडू हो जाता है तभी. यू डोंट हैव टू डिले आधा घंटे के लिए उस वक्त. टेक इमीडिएटली एंड देन अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइजर, समथिंग विच कंटेन्स सेरामाइड, तो आप रिड्यूस कर सकते हो डैमेज. बट देन द पॉइंट इज दैट स्विमिंग इज अ ग्रेट एक्सरसाइज, सो व्हाई शुड वी डिस्करेज पीपल फ्रॉम डूइंग इट? हाँ, बहुत सारे लोग खुद ही बोलते हैं कि हमने इसलिए बंद कर दिया कि स्किन खराब हो रही थी. बट टेल देम कि कर लो स्विमिंग, स्किन हम ठीक कर देंगे, बट वो साइड बाय साइड नहीं हो पाएगी. मतलब
एक के बाद ही। और जस्ट वांट टू टच अपॉन ये भी, जो बॉडी फोल्ड्स में डार्कनिंग होती है जिससे लोग बहुत परेशान रहते हैं, मतलब अंडर आर्म्स की डार्कनिंग कभी कभी तो डार्क भी नहीं होती है लोगों की, उनको बस लगता है कि वो कुछ अबनॉर्मली डार्क है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, किसी लोगों को डार्कनिंग होती है, वहाँ पे थोड़ी वेलवेटी स्किन भी हो सकती है, विच वी कॉल ठीक एज हो जाए। एक्नेथोसिस निग्रिकेंस। तो उसको सही करना और बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस करना भी ज़रूरी है। सो हाउ डू यू अप्रोच अ डार्क अंडर आर्म्स अगर या डार्क डार्क आर्म? अंडर आर्म्स इज कपल्ड विद ओबेसिटी, तो बड़ा लेक्चर मिलता है मुझसे कि भाई वेट लूज करो, वेट लूज करो। नंबर 1। नंबर 2, वी गिव देम पीलिंग एजेंट्स लाइक यूरिया, लैक्टिक एसिड, glycolic acid to apply, which are safe and they can use in underarms also, groin area also, buttock area also, because कभी कभी पूरा buttock area can also get dry. Then in clinic ना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक ट्रिपल ट्रीटमेंट रेजिम करते हैं जिसमें we do a skin polishing, so we do a polishing and then उसके ऊपर we do a Q-switch laser and a peel, क्योंकि स्किन थिक है तो यू नीड लिटिल स्ट्रॉन्गर ट्रीटमेंट। यहाँ पे पील भी डिपेंड करती है। वी यूज अ TCA, जो नो डाउन टाइम वाला TCA, बट यू कैन यूज ग्लाइकोलिक ऑल्सो, इक्वली गुड। एंड आई थिंक इस ट्रीटमेंट रेजिम से ना 3 से 4 ट्रीटमेंट में हमें बहुत अच्छा लाइटनिंग रिजल्ट आता है। लेकिन अगर थिक स्किन है ना, वेलवेटी जो आपने बताया, फिर वहाँ CO2 लेजर बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज फिर वहाँ तो पीलिंग करनी होती है ना, सिर्फ लाइटनिंग नहीं करनी होती। इट्स नॉट अ मेलेनिन प्रॉब्लम, देन इट्स अ थिक स्किन प्रॉब्लम, वेलवेटी। एंड ऑफ कोर्स लूजिंग वेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत लोगों को तो वेट लूज करने के बाद ही जो नेक की डार्कनिंग वो काफ़ी हद तक चली जाती है, और अंडर आर्म्स भी जो रेसिड्यू है आफ्टर आइडियल वेट होने के बाद जो रेसिड्यू बचता है उसमें, जैसे आपने बोला, वो सारे ट्रीटमेंट से हेल्प मिलेगी। What do you think about women coming with lightening of their private areas, bikini area they want to lighten, they feel that it's too dark. Do you encourage them to go for it? या क्या है चीज़ें जो करनी चाहिए नहीं? So if we segregate the genital area, there is a mucosal area and there is the hair and the rest of the skin and all, the adjoining thigh area also. Usually a problem adjoining thigh or the hairy pubic areas की होती है। मेरी पहली अप्रोच होती है लेजर हेयर रिमूवल, बिकॉज बाल ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है स्किन में। स्पेशली वैक्सिंग कर रहे हैं जो हाँ, लोग, शेविंग कर रहे हैं और क्रीम्स रिपीटेडली, यूज वहाँ कर पे रहे हैं, डेपिलेटरी क्रीम्स यूज कर रहे हैं, तो वो सबसे बचने के लिए पहले तो लेजर करो। उसके अलावा ना हम जब पॉलिशिंग और पील का कॉम्बिनेशन करते हैं ना, इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स, बिकॉज फॉर वन थिंग ना, मैंने देखा है बॉडी में सबसे अच्छा रिजल्ट ना प्यूबिक एरिया में आता है, बिकॉज बिल्कुल भी सन एक्सपोज नहीं है, यू नो। और हाँ, अगर वेट गेन की वजह से है तो अगेन वेट तो लूज करना पड़ेगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट वो तो इट कैन बी विदाउट वेट गेन ऑल्सो, दैट द प्यूबिक जस्ट एरिया बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, वहाँ पे बिकॉज अंडरगारमेंट्स की भी फ्रिक्शन होती है। अगर आपने टाइट कपड़े पहने, लेगिंग्स और वो सब अगर आप डालते हो रेगुलर बेसिस में, दैट फ्रिक्शन कैन आल्सो कॉज। प्लस इंडियन स्किन ना, हमारी इंडियन स्किन की लैंग्वेज ही पिगमेंटेशन है, सो इट टॉक्स ओनली बाय गेटिंग डार्कर। करेक्ट। तो जैसे मैम आपने बोला कि डार्कनिंग अराउंड द माउथ में विटामिन B12 भी आप देखते हो, तो वी नो दैट विटामिन B12 की वजह से नकल्स भी डार्कनिंग होना, वो भी ऐसे देखा जाता है। तो व्हाट अदर साइंस आर देयर जब आप सोचते हो कि नहीं विटामिन B12 का लेवल्स चेक करना चाहिए, एंड व्हाट अदर एरियाज यू लुक फॉर? वी तो इफ समबडी इज अ वेजिटेरियन, मेरा तो हमेशा से शक रहता है कि विटामिन B12 लो है, और आप जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वहाँ तो 90% का विटामिन B12 लो रहता होगा। और मैंने तो ये भी देखा है कि B12 के साथ साथ D3 भी लो रहता है लोगों का, चाहे वो धूप में खड़े होने वाले कांस्टेबल हो, उनका भी D3 लो रहता है। तो ये दोनों, मैं तो ये बोलूँगी कि इट्स बिकम एन एंडेमिक नाउ, B12 एंड D3 का लो होना। So usually not only this, but dryness of the lips, hair loss, या pigmentation, even arms pigmentation, we see that the vitamin B levels are low. So generally अगर किसी को है, it's not एक बार चेक कराना, एक बार हम विटामिन B12 चेक करते हैं, और B12 के साथ हम इनवेरिएबली D3 भी चेक करवाते हैं। B12 तो फिर भी कुछ 5-10% में नॉर्मल आ जाता है, D3 तो इनवेरिएबली लो होता है सब में, चाहे वो कितना भी धूप में जाए। तो ऐसा नहीं है कि धूप में एक्सपोज करने से या धूप में बैठने से आपका विटामिन डी नॉर्मल हो जाएगा, दैट इज अनदर मिथ, बट दैट्स फॉर अ डिफरेंट पॉडकास्ट। नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट डार्क लिप्स। हमारे जो रेस है उसमें
पिंक कलर के लिप्स तो नहीं होते, सबके थोड़े से डार्क ही होते हैं, किसी के हाँ, ज़्यादा किसी के कम। बिल्कुल। स्पेशली अगर डस्कियर स्किन टाइप है तो उनमें तो डार्कनिंग इज़ अ नॉर्मल वेरिएशन, मतलब वो एब्सोल्युटली। होता ही है सबको। हुँ। लेकिन लोग डार्क लिप से बहुत परेशान रहते हैं और दे आर ट्राइंग आउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन। तो है कुछ ऐसे लिप बाम्स जो आई यूजुअली गिव देम, जिसमें एसपीएफ होता है, वो यूज़ करने के बाद एटलीस्ट और डार्क नहीं होता है, थोड़ा मॉइस्चराइज रखता है, लिप्स ड्राई नहीं होते, तो उसकी वजह से भी डार्कनिंग हल्की सी कम हो जाती है। तो हाउ डू यू अप्रोच डार्क लिप्स? क्या क्या है ट्रीटमेंट जो अकॉर्डिंग टू यू शोज गुड रिजल्ट्स? एक ही ट्रीटमेंट काम करता है, गेस करो, लिप ब्लशिंग। बस, हम ना थक गए, पिंक मतलब लिप्स तो सिर्फ लिप ब्लशिंग ही दे सकता हाँ, है। मतलब अभी तो मैंने पिंक लिपस्टिक लगाए हुए, बट आई हैव डन लिप ब्लश एंड आई लिटरली स्लीप विद पिंक लिप्स एंड गेट अप विद पिंक लिप्स एंड आई एम सो हैप्पी। आंचल, आई एक्चुअली रिकमेंड टू गाइज ऑल्सो। तो मैं ये लिप ब्लशिंग के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इट्स मोर लाइक अ टैटू प्रोसीजर। अभी गर्ल्स तो जैसे बहुत सारी तो स्मोक नहीं करती, तो भी उनके लिप स्मोकर जैसे लगते हैं। सो हम लोग गरम खाना खाते हैं, गरम चाय पीते हैं, हम इंडियंस हैं, हमारी स्किन किसी भी चीज़ को पिगमेंट होती है, तो ये तो एज आई सेड लैंग्वेज है इंडियन स्किन की। तो वो तो एक नॉर्मल है कि 18-20 साल के बाद वो डार्कनिंग ऑफ द लिप शुरू हो जाती है। आप किसी भी एज पे ट्रीटमेंट कर सकते हो। यूजुअली 2 सेशंस चाहिए। पहले सेशन में क्या होता है कि जैसे ये मैच होता है कि आपका कलर ब्राउनिश पे है या पर्पलिश पे है या ब्लैकिश पे है। अब तीनों का ना एक न्यूट्रलाइजिंग कलर होता है। तो पहला सेशन जब और ऑफ कोर्स मुझे तो पेन हुआ था और स्वेल भी हुए थे मेरे लिप्स थोड़े, बट क्योंकि मैं ना बहुत स्वेल होती हूँ जनरली, आई एम दैट काइंड ऑफ स्किन। तो बट ऐसे बहुत सारे मेरे पेशेंट हैं जो आज करते हैं और कल नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उस पर पहले तो क्रीम लगा के उसको नम कर देते हैं लिप्स को, और उसके बाद वो माइक्रो, मतलब इट्स लाइक अ टैटू प्रोसीजर। तो पहली बार जो कलर यूज़ होता है वो तो अजीब सा होता है, लेकिन आप देखेंगे कि लिप्स बिल्कुल जो आपके जैसे लोअर लिप के यहाँ डार्क होता है और अपर लिप पूरा डार्क होता है ना इंडियन स्किन पे, ऐसा वही दिखता यहाँ है। सिर्फ यहाँ पे पिंक दिखता है थोड़ा। तो वो डार्क 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 एरियाज को तो वो एक जैसे दिखते हैं। सेकेंड सेशन जो यूजुअली 1 से 2 महीने बाद होता है, ताकि तब तक पिगमेंट एब्जॉर्ब हो जाए, उसमें आप अपना, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि वी टेल पेशेंट कि आप अपनी लिपस्टिक लेके आ जाओ, जो भी आपकी फेवरेट हो। फेवरेट लिपस्टिक है, जो आप चाहते हो कि हर समय लगा सकते हो 24 घंटे। तो वो लिपस्टिक और फिर उसी कलर का पिगमेंट, जैसे टैटू में कैसे भरते हैं ना, तो ऐसे करते हैं। उसमें पहले लाइन भी डिफाइन करते हैं और लिप को भी पूरा उस कलर से भरते हैं। मेरी लिप ब्लश वी कॉल इट, मेरा लिप ब्लश को भी 2-3 साल हो गए हैं and it Oh, looks without any as pink, touch-ups? without any touch-ups. So again, the person who is doing it's very important कि right level पे right amount of pigment is deposited। और यस, जिन लोग के लिप्स बहुत पतले हैं, अगर वो फिलर सोच रहे हैं तो उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है। वंस द लिप गेट स्ट्रेच, लिप फिलर ऑल्सो इम्प्रूव्स द लिप। बट अगर सिर्फ पिगमेंटेशन की बात करें तो मेरे अंदाजे में तो सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, विच इज़ लिप ब्लशिंग, विच इज़ लाइक अ टैटूइंग। एंड नॉर्मली इट इज सेड कि 1 साल ही रिजल्ट रहता है, बट आई एम सीइंग 2-2, 3-3 साल भी रिजल्ट्स रहते हैं उसके। एंड लिप्स आर जस्ट वन कलर, सो लॉट ऑफ मेन इन माई प्रैक्टिस get lip blushing done. Yeah, that's a good option. And how often do you do laser for dark lips या chemical peels? आप ज़्यादा नहीं करते हम हो? सब कर चुके, आई हैव रिटायर्ड। हाँ, इतना रिवॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं है उससे। बिल्कुल भी नहीं, मतलब ऐसा है कि अब मैंने फोटो निकाली आपकी प्री और पोस्ट, फिर ऐसे दिखेगा कि हाँ भाई थोड़ा तो है 5%, बट पर्सन को 5% नहीं चाहिए ना। हाँ, दे वांट अ लिप वेयर विदाउट लिपस्टिक मैं बाहर जा सकूं, वो मुझे सिर्फ लिप ब्लशिंग से ही मिले हैं। तो मेरा एंड ऑफ द थिंग, मेरा कंक्लूजन ये है कि फिलहाल तक, आज की डेट तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप टोटली मतलब लिप का पिगमेंट नहीं हटा सकते। हाँ, जब हम ट्राई कर रहे थे तो वी हैव कंबाइंड क्यू स्विच लेजर with peel also. We have used very strong peels. We have done CO2 laser with peel. We have done CO2 with Q-switch also. Okay. मतलब अति कर दिया हमने, जो भी मशीन थी हमने कुछ केसेस में तो सब कर डाले, कुछ नहीं रिजल्ट आता। Results are not that rewarding. Yeah. इट्स नॉट अ रिवॉर्डिंग रिजल्ट्स। ऐसा नहीं लगता कि वाओ यार, यू नो, कि चलो लिपस्टिक से छुटकारा। तो या तो लिप ब्लश सोच सकते हैं जो इन्हें है ये प्रॉब्लम। तो जैसे हमने शुरू में भी बात किया कि आपकी स्किन कलर कभी चेंज नहीं हो सकती, तो बहुत सारे
बॉलीवुड एक्टर्स है जो 90s के थे, जो काफ़ी डार्क लगते थे, आजकल दे लुक मच लाइटर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आई एम श्योर आपको भी आते होंगे रेगुलर बेसिस में, कि उनका कैसे स्किन चेंज हो गया, उन्होंने क्या कुछ प्लास्टिक सर्जरी करी, कुछ ग्लूटाथाइन इंजेक्शन लगाया, क्या किया उन्होंने जिसकी वजह से लाइट हुई। सो आई हैव अ स्टैंडर्ड आंसर टू गिव ऑल ऑफ देम। तो आप बताइए, आप नहीं, क्या आपका पहले बताओ? सुनेंगे। तो आपके मैं बोल सबको यही बोलती हूँ कि पहले तो ना तो वो उतना डार्क थे उस टाइम जितना वो कैमरा में दिखते थे। पहले की कैमरा की क्वालिटी सब अलग होती थी, और उनके वैनिटी वैन्स नहीं होते थे, तो ज़्यादा सन एक्सपोजर। अगर आप 90s की एक्टर्स की इंटरव्यू सुनोगे ना, तो वो बोलेंगे कि वो 6-6 घंटे तक ऐसे धूप में कोई छाते के नीचे बैठ गए। आजकल सब वैनिटी में रहते, तो सन एक्सपोजर इज़ लेस। एंड ऑफ कोर्स हमें पता ही है कि जैसे स्कूल फ्रेंड्स भी हमारे जब भी मिलते हैं, कोई कोई होता है जो काफ़ी ज़्यादा लाइट लगते हैं अभी, बिकॉज दे हैव द मैं भी डार्क टेंडेंसी। थी बचपन में। मैं भी काफ़ी डार्क हाँ, थी। मैंने आपकी वीडियो में सुना था कि आप तो काजल लगा के सो जाते थे, हाँ, है ना? और मैं हाँ। काफ़ी डार्क कलर थी मेरी सी स्किन अब की। हम स्किन केयर भी तो कर रहे हैं ना बहुत हाँ, ज़्यादा। स्किन केयर कर रहे हैं, और द कॉन्ट्रास्ट था मैम, वो इन रियल लाइफ उतना कॉन्ट्रास्ट है ही नहीं जितना आपको ना। स्क्रीन में कॉन्ट्रास्ट दिख रही है। मैं वो समझाने की कोशिश करती हूँ लोगों को कि उन्होंने जो वो फिल्मों में 90s की फिल्मों में जितना डार्क उनको देखा और आज जितना लाइट दिख रहे हैं, उतना कॉन्ट्रास्ट रियल लाइफ में था ही नहीं। पहले ना तो वो उतना डार्क थे क्योंकि लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, कैमरा क्वालिटी, और मेकअप इतना अच्छा हो गया है आजकल। एब्सोल्युटली। पहले हमारे स्किन टोन के मेकअप ही नहीं होते थे, तो नहीं। उनको अगर लाइटर कलर का मेकअप आपने लगा दिया, फाउंडेशन लगा दिया, तो वो तो फिर ब्लूइश करके वो डार्किश ही दिखेगी। और आजकल एब्सोल्युटली। इतना अच्छा मेकअप है जो एग्जैक्टली स्किन को मैच करती है। कैमरा की क्वालिटी बेटर है, लाइटिंग बेटर है, मैं यही बोलूँगी अब फिल्टर अपने है। पेशेंट को, हाँ, आपका फिल्टर वाला है, रिप्लाई। जिसकी वजह से स्किन इतनी बेटर लगती है। तो उनके भले ही रियल लाइफ में मे बी 3-4-5 शेड्स उनके चेंज हुए होंगे बिकॉज ऑफ ऑल दिस, बट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा फैक्टर्स सच एज लाइटिंग एंड फोटोग्राफी लगता है कि उनका तो पूरा चेहरा ही चेंज हो गया है, स्किन ही पूरी अलग हो गई, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, पॉसिबल नहीं है। एज़ यू राइटली सेड, ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट उसके अलावा ना, सी कंटिन्यूअस जो न्यूअर ट्रीटमेंट्स, एक्सफोलिएशन, हाइड्रेशन, पील्स, लेजर्स, अदर डिटॉक्स ट्रीटमेंट्स, अफोर्डेबिलिटी ऑफ गुड लाइफस्टाइल स्किन चेंजेस, केयर, लाइफस्टाइल यस, चेंजेस, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं एंड डेफिनेटली न्यूट्रिशन, ऑल दैट डेफिनेटली मेक्स योर स्किन लुक availability, हेल्दियर। local availability of all these treatments today, बिल्कुल, या right in your city. So सब फैक्टर हैं ऑफ कोर्स। मैं मानती हूँ, अब आप आई डोंट नो किन एक्ट्रेस, आई थिंक टिपिकली काजोल, ये इनका नाम आता है। अगर आप देखें, शी हैड अ वेरी हेयरी फेस एंड अ लॉट ऑफ टैन एंड ऑल। अभी तो हम एक कार्बन फेशियल करते हैं, क्यों तो वो चेहरा ऐसा ही हो जाता है, प्री एंड पोस्ट वाला। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट आई थिंक जस्ट पीपल जस्ट गूगल। आई थिंक चेंजेस कहाँ ऑब्वियस है ना स्क्रीन पे, वो है व्हेन अ सर्जिकल प्रोसीजर इज डन। जैसे फॉर एग्जांपल अ नोज सर्जरी विच ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ चेंज, और जॉ प्रोट्रूशन सर्जरी। लिप्स, हाँ, लिप्स लिप मेक अ फिलर, डिफरेंस। हाँ, अदरवाइज स्किन केयर तो हम सबकी स्किन बेटर हो गई ना। आप जैसे एग्जैक्टली। थी, आपकी भी स्किन बेटर हो मैं भी गई। जब वही मैंने भी अपना बिफोर और आफ्टर दिखा, जब मैं 16-17 ईयर्स की थी, और अभी में मैसिव डिफरेंस है मेरी स्किन में। और लेकिन रियल लाइफ में इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जितना फोटोग्राफ में दिख रही है, एब्सोल्युटली। बिकॉज हाँ, डेफिनेटली लाइटर हुई है, बिकॉज आई डोंट हैव सो मच ऑफ सन एक्सपोजर। मेरा बहुत जल्दी से स्किन टैन हो जाती है, और स्किन केयर करके, ये सब प्रोसीजर्स करके भी थोड़ी सी स्किन में मेंटेन करके रख पाई हूँ। लेकिन रियल लाइफ में इतना नहीं चेंज हुआ है जितना फोटोग्राफ में दिखता है। तो सेम, वी आर कंपेयरिंग फोटोग्राफ टू फोटोग्राफ, तो उतना तो वो बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ कैमरा भी उतना चेंज तो आता है। फिर आती है क्वेश्चन कि फिर माइकल जैक्सन का कैसे स्किन चेंज हो गया? हाँ, तो माइकल जैक्सन की तो एक मेडिकल रीज़न थी। माइकल जैक्सन को एक विटिलिगो, आपने शायद नाम सुना होगा, जिसमें स्किन में वाइट, टिपिकल वाइट पैचेस हो जाते हैं। तो वो एक कंडीशन होती है। माइकल जैक्सन वाज अ ब्लैक अमेरिकन, वो डार्क थे, और उनको वाइट पैचेस आने शुरू हुए। धीरे धीरे वो उनके पैचेस 80% बॉडी पे फैल गए। तो तब जब डॉक्टर्स की टीम बैठी, तो ये हुआ डिसाइड कि अब हम ये 80 को 20 तो नहीं कर सकते, बट 20 को भी वाइट कर डालते हैं। तो तब वो MBH, मोनोबेंजाइल ईथर ऑफ हाइड्रोक्विनोन, एक है जो अब तो बैन हो गया है वो मॉलिक्यूल, लेकिन उसे अगर डार्क स्किन पे लगा दो तो स्किन बिल्कुल वाइट हो जाती है। तो
तो वो एक्चुअली लगाया गया था, इसलिए वो पूरे वाइट हो गए थे। अब बहुत लोगों को उनकी वो वाइट वाली इमेज ही पता है बस, उन्हें लगता है कि माइकल जैक्सन वाज वाइट, ही वाज नॉट वाइट, ही वाज अ डार्क अमेरिकन। सो एनीवेज, सो उनकी तो अलग कंडीशन थी कि उनको विटिलिगो था, एग्जैक्टली उनको वो एक मेडिकल कंडीशन कंडीशन था। और जब भी आप उनके वीडियोस देखोगे तो वो हमेशा छाता लेके ही चलते थे, यस, यू नो। सो सेंसिटिविटी की या वजह से, बिकॉज you have now become phototype 1, which is Fitzpatrick type 1, डेंजरस। which is the most sensitive to develop burn, और उसमें स्किन कैंसर्स और वो सब होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। तो वी डोंट वांट दैट। लाइक विटिलिगो तो एक स्किन कंडीशन है जो हम उससे उसको बेटर करने की कोशिश करते हैं, ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्यों चाहोगे आप। तो हाँ, तो ये फेयरनेस के चक्कर में लोग ये सब चीज़ों का एग्जाम्पल दे देते हैं, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है आपका स्किन उस लेवल में चेंज नहीं, करना। नहीं। बिल्कुल। तो अभी तो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरे बहुत पेशेंट्स, स्पेशली यंग गर्ल्स झेलती हैं, और एक्चुअली ये प्रॉब्लम गर्ल्स में ही ज़्यादा है, हार्डली मेन में है, कि उन पे बहुत प्रेशर है घर से कि उनको गोरा होना है, बिकॉज गोरी होंगी तब उनकी शादी होगी। और उसके लिए अब वो क्या करती हैं, वो ग्राम पे जाती हैं, नेट पे जाती हैं, और वहाँ पे उनको कोई होप मिलती है, वाइटनिंग क्रीम है अनलेबल्ड क्रीम्स। जो 7 दिन में गोरा कर देगी, हाँ। है ना। और वो लेती हैं और वो गोरे हो भी जाती हैं 7 हम्म। दिन में। 1000-2000 की आती है तो सस्ती भी होती है, गोरा भी हो जाते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, उसके बाद पूरा नाइटमेयर स्टार्ट होता है। सो ये जो वाइटनिंग क्रीम्स, अनलेबल्ड क्रीम्स जो आपको मिलती हैं, चाहे वो कहीं कोई सड़क पे बेच रहा हो, ट्रेन में बेच रहा हो, बस स्टेशन पे बेच रहा हो, या पार्लर में बेच रहा हो, कोई भी, किसी की भी नहीं लें ये। इवन कोई डॉक्टर के क्लिनिक में भी अगर आपको कोई अनलेबल्ड क्रीम दी जा रही हो तो बिल्कुल भी नहीं लें। उसमें स्टीरॉइड्स तो होंगे ही होंगे, उसमें हैवी मेटल्स, आर्सेनिक, लेड, मर्करी, बहुत कुछ हो सकता है जो आपकी स्किन को परमानेंटली डैमेज कर देगा। और अक्सर इससे ये शुरू होता है स्किन का सेंसिटिव होना, रेड होना, पिंपल्स उस पे आने, एक्ने, और कुछ भी करो तो स्किन रेड हो जाती है, बाल आ जाते हैं स्किन पे, अंदर की वेन्स दिखती हैं, चेहरा फूल जाता है, और इतना बिल्कुल भी मुश्किल होता है उसको सही करना, फिर बहुत जिसको हम मुश्किल टॉपिकल होता है। स्टीरॉयड डैमेज्ड फेस बोलते हैं। फिर धीरे धीरे उसको उनसे निकालो, उसमें फिर फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, फंगल फॉलिकुलाइटिस हो जाते हैं, इचिंग उसको सही भयंकर, करना। पेशेंट बार बार वापस उस पे जाते रहते हैं, उनकी स्टीरॉयड बंद करो वो फिर स्टीरॉयड लगा लेते हैं। इट्स लाइक एडिक्ट, जैसे लोग एडिक्ट होते हैं ना, इट्स एडिक्शन। सो बहुत डेंजरस है। बिल्कुल। और आई थिंक आप में से बहुत लोग तो अननोइंगली यूज करते होंगे, क्योंकि किसी ने यूज किया, वो 7 दिन में गोरे हो गए, फिर आपको लगा मैं भी कर लूं, घर बैठे मिल रहा है ना। तो मैं तो कई पेशेंट से पूछती भी हूँ कहाँ से लेते हो, तो उन्होंने मुझे दिखाए अकाउंट्स कि ये इंस्टाग्राम पे कोई तो मेकअप आर्टिस्ट थी, शी वाज सेलिंग, कोई एडवाइजर। बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी चाहिए, स्पेशली क्रीम्स जिसमें इंग्रेडिएंट्स ना लिखे हो, अनलेबल्ड हो, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये क्विक फिक्स के चक्कर में हम अपने स्किन को इतना लॉन्ग टर्म डैमेज कर रहे हैं। और आई थिंक नाउ इट्स अबाउट टाइम कि हम स्किन कलर को एक्सेप्ट करें, जो है वो उसको बेहतर करने की कोशिश करें, स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ना कि स्किन कलर को चेंज करने की कोशिश करें। स्किन कलर को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, पहले मैं मानती हूँ कि इवन इन पॉप कल्चर, मूवीज़ में डस्की स्किन वाले कोई दिखते ही नहीं थे, तो ब्यूटी स्टैंडर्ड ही ऐसा बन गया था। इफ़ यू आर टू बी कंसिडर्ड ब्यूटीफुल, आपको एक स्किन कलर का होना है, ऐसे टाइप के बाल होने हैं, एक टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर होना है, सिर्फ उसी को ही हम ब्यूटीफुल मानते थे, बाकी सब तो आते ही नहीं थे ब्यूटी के दायरे में। बट आजकल ऐसा नहीं है, थैंक्स टू सोशल मीडिया। आई थिंक ये भी एक अच्छी चीज़ है यस, कि हम एक्सेप्ट करने लग गए हैं। हमने इतना ज़्यादा टाइप्स ऑफ ब्यूटी देखा है, इतने डिफरेंट स्किन टोन्स को हम ब्यूटीफुल अब मानते हैं। फाइनली नाउ वी हैव टू एम्ब्रेस इट, एक्सेप्ट इट एंड ओन इट। और इसको चेंज करने की तो बिल्कुल भी कोशिश ना करें। नहीं, नहीं। सोशल मीडिया, आपने सही बोला, इससे ना बहुत फ़ायदे भी हुए हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा एक कोई मॉडल या फैशन डिज़ाइनर, आई थिंक शी वाज गेटिंग मैरिड एंड शी वॉक्ड द आयल विद बॉल्ड हेयर, हाँ, है ना, शी वाज सफरिंग फ्रॉम एलोपेशिया। देन देयर इज अनदर मॉडल, शी हैज vitiligo spots. She used to cover it, but now she just exposes, and she takes pride in that. So yes, social acceptance ना, एक बार आप आ गए सोशल मीडिया पे, आपने बोल दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो अब बहुत हो रहा है। सो यस, इट्स हाई टाइम के जो हमारी इंडियन स्किन्स है जो ब्यूटीफुल हैं, ब्यूटीफुल है। आई नो, आई एम मैरिड टू अ डच, so my husband is a Dutch, and when I travel we very often go to Netherlands, and everybody loves my skin color there.
They're like, oh, you have such a beautiful skin. And And they age so well, like our skin color ages yes, so well. yes, you're right. मतलब उनकी पार्चमेंट जैसी स्किन हो जाती है, बहुत ज़्यादा सनस्पॉट्स हो जाते हैं, Wrinkles, सारे क्रिंकली में दिखते हैं। मार्क्स मार्क्स मार्क्स। वो तो एक्चुअली जब ये कलर नहीं होगा ना, तो तब सब लोग मिस करेंगे इस कलर को, बिकॉज ये कलर ना हमारी स्किन का अम्ब्रेला है। ये हमारी स्किन को बहुत चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, और अगर कहीं डार्क भी हो रही है ना, तो यूजली उसका पर्पस प्रोटेक्शन ही होता है। बॉडी जो है ना, वो एक मदर की तरह है, जो बच्चे को ना इट जस्ट ट्राइज टू प्रोटेक्ट एवरी वे। सो ज़रूरी नहीं है कि हम इतना ज़्यादा फेयरनेस और वाइटनिंग को चेज करें, लेकिन पर्पस आज के पॉडकास्ट का ये था कि ये नॉलेज लेकर आना कि क्या क्या ट्रीटेबल है। फॉर एग्जांपल हमने मेलास्मा डिस्कस किया, एक्ने के मार्क्स डिस्कस किए, टैनिंग डिस्कस की, तो ये सब कंडीशंस हैं। अंडर आई डार्क सर्कल्स डिस्कस किए, जहाँ अगर आप ये छोटी छोटी एडवाइजेस इम्प्लीमेंट करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। लेकिन यस, हम वाइटनिंग चेज ना करें, बिल्कुल ना करें। आई थिंक वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अनडू ईयर्स ऑफ कंडीशनिंग, जो बिकॉज ऑफ एन वेरी पॉपुलर फेयरनेस क्रीम ब्रांड, जिसकी वजह से ये पूरा द वे द मार्केटिंग वॉज डन, वो आई थिंक साइकोलॉजिकली बहुत हार्म कर गई है पूरी एक जेनरेशन को। क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता था कि जो गोरी लड़की है उनको ही बेटर जॉब मिल रहा है, उनको ही एयर हॉस्टेस का जॉब मिल रहा है, उनको बेटर ग्रूम मिल रहा है। तो आई थिंक दैट गॉट सो मच इनग्रेन्ड इन आवर साइकी कि हम ऐसे सोचने लगे कि नहीं, अगर सक्सेसफुल होना है या कुछ अचीव करना है तो बुरा होना है, विच वॉज अ कम्प्लीटली रॉन्ग वे ऑफ मार्केटिंग। एंड थैंकफुली आजकल अब वो नहीं अलाउड है, और इस टाइप की चीज़ें अब आजकल नहीं देखने को मिलता। एंड नाउ आई ऑल्सो फील दैट जेन जी इज डेफिनेटली मोर एक्सेप्टिंग, oh yes, and they are cool. they are cool and they are absolutely accepting of their color, they own it. मुझे लगता है कि उनकी mothers have not accepted as yet, वो फिर भी थोड़ा सा उनको प्रेशराइज करे to look a certain way, या Yes. उनकी स्किन कलर को के लेकर या बिल्कुल। टैनिंग के लेकर, लेकिन they are very comfortable in their skin. So Yes. this is thanks to the exposure that they have because of pop culture में जो representation हो रहा है all types of skin color की, कोई भी white washing नहीं कर रहा। और so that is also one aspect that I think has been a boon that social media has given, that आजकल हम accept करते हैं। एक और चीज़ मैम, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रेशर फील होता है कि आपकी स्किन हमेशा अच्छी दिखनी चाहिए? आपको बिल्कुल फील होता है कि लोग आपकी स्किन को जज कर रहे हैं आपकी स्किन को देख के? होता है, आंचल होता है, ये तो सच है। और एक्चुअली ना मुझे क्या लगता है कि होना भी चाहिए। प्रेशर नहीं होगा ना, तो वी आरसेल्व्स गेट केयरलेस अबाउट इट। सो बॉडी को मेंटेन करने का भी रहता है, एंड स्किन को मेंटेन करने का भी, बिकॉज ही वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर पेशेंट्स। आज कोई आपकी स्किन देख के आपसे ट्रीटमेंट लेगा। इफ़ वी हैव ऑल द एक्ने स्कार्स एंड मार्क्स एंड पिगमेंटेशन, देन इट विल नॉट इंस्टिल कॉन्फिडेंस। सो येस, देर इज़ अ प्रेशर, बट इट उसके लिए बहुत एफर्ट्स नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो करने के लिए ये सर्जरी वो सर्जरी, कुछ नहीं। मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, वंस अ मंथ कोई ट्रीटमेंट। कभी कभी तो वो 5-5, 6-6 महीने भी नहीं हो पाता ट्रीटमेंट मेरा तो, बट जब होता है टाइम तब कर लेते हैं। दैट इज़ इट। एंड या हमारी जो ये स्किन है जो बॉडी के ऊपर है, ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो बॉडी के अंदर जो हो रहा है ना, वो भी हमारी स्किन पे बहुत रिफ्लेक्ट करता है। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल करेक्शन, like recently I have started a lot of other activities, like I paint, I dance sometime. So I think that being happy from inside Absolutely. actually gets It it reflects out on on the your skin. face. And once you get settled for my age and where I've reached in life, I feel it's okay, I'm not competing with anybody. I just want to make myself better than what I was earlier. Yeah. So I think yeah, with that Yeah, and that gratitude, that peace Absolutely. definitely shows on the skin and just makes you look more youthful, more radiant. हाँ, उसका तो impact है ही। लेकिन Yes. डर्मेटोलॉजिस्ट को और जनरली सबको, बट स्पेसिफिकली डर्मेटोलॉजिस्ट को, बिकॉज वी आर स्किन डॉक्टर्स, अपनी स्किन का ध्यान तो रखना ही चाहिए। दिस इज़ मैंडेटरी। और एज आई सेड, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। लाइक आई हैव एडमायर्ड योर स्किन ऑलवेज। इट्स ग्लोइंग, इट्स नाइस, इट्स अ ब्यूटिफुल फेस। सो इट्स मोर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो, एंड इट इज समथिंग विच इज डूएबल, अफोर्डेबल। कितनी महंगी होती है स्किन केयर आजकल? जितना एक आप मूवी में थिएटर में जाके 2 टिकट्स और पॉपकॉर्न और जो भी सॉफ्ट ड्रिंक
जितने में ही होगा उतने में आपकी पूरे महीने की स्किन केयर आ जाती है। 100% बोलो। एग्जैक्टली। और वही मैं बोलती हूँ लोगों को कि आजकल क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए, इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी थोड़े सस्ते में आने लग गई है, तो यू कैन एक्चुअली मेक अ वेरी बजट फ्रेंडली स्किन केयर रूटीन जो एक्चुअली इफेक्टिव भी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। या मतलब समझो कि 1,500-2,000 में आपका पूरा महीने का राशन, स्किन का राशन, सॉरी नॉट खाने का, स्किन का राशन आ जाएगा। कहाँ महंगा है ये? सबको करना चाहिए। एवरीबडी शुड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ देयर स्किन अर्ली, जब कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ हो आपकी स्किन पे। सो मैम, रैपिड फायर राउंड। सो रैपिड फायर यस, लाइक कॉफी विद करण। yes. So, do fairness creams work? Yes or no? नो, Once pigmentation is gone, it can never come back. True or false? फॉल्स। Lasers are the best treatment for all types of pigmentation. True or false? फॉल्स। Natural ingredients are always safe for pigmentation. True or false? फॉल्स। सारे फॉल्स ही लिए हैं क्या? हाँ, I think so. यही हो रहा है. Skin becomes sensitive after chemical peel. True or false? True. If not done correctly. Yeah, if not done correctly. Or if not given enough time to heal properly. Facial oils can worsen pigmentation. True or false? No, false. Rice water can help with pigmentation. True or false? False. It can help with hydration, not pigmentation. Turmeric, like haldi application can reduce pigmentation. True or false? False. Yeah, doesn't. What do you think about LED masks for pigmentation? You know, I see on Instagram, lot of dermats swearing by LED mask. So sometimes I feel, have I got it all wrong? Because I don't believe in them. Oh, LED red light Yeah, therapy, it works well, yes. So I was just recently also thinking that I need to revisit that. So maybe what you say is true. So I don't know. I cannot speak for pigmentation. That's the thing. Little difficult to know. Acne But and sensitive. हाँ, Yeah. and also as an anti-aging little bit rejuvenation तो definitely होता है red light LED mask से. लेकिन मेरा वही concern रहता है because I am somebody who suffers with melasma and because so many people do have little melasma, तो वो क्या LED mask का heat से exacerbate हो सकता है कि नहीं. लेकिन ये भी एक थियोरी है कि अगर आप वो रेज दे रहे हो ना तो हार्डनिंग जैसे इफेक्ट कर रहे हो आप स्किन में, स्किन को थोड़ा सा टॉलरेंट बना रहे हो ओवर टाइम. ये भी बोलते हैं कि वो हार्डन हो जाती है, फिर इफेक्ट्स ऑफ सनलाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, यूवी रे से डैमेज फिर कम हो जाता है. मे बी इट रिक्वायर्स मोर. मुझे तो ये नॉलेज थी कि पेनिट्रेशन ऑफ एक्टिव बढ़ जाता है, तो यू पुट एन एक्टिव व्हाटएवर एंड देन यू डू एलईडी. मुझे वो कम्बरसम भी लगता है और समहाउ इट हैज़ टू बी डन रेगुलरली फॉर श्योर. ये ऐसे हफ्ते में एक बार करके तो डेफिनेटली रिजल्ट नहीं आने वाली. 15 to 20 मिनट्स एटलीस्ट 3 times इन अ वीक. और हाँ, अगर आपके पास उतना टाइम है टू स्पेयर और इफ़ यू अप्लाई दैट मास्क एंड देन रीड अ बुक और मे बी यूटिलाइज दैट टाइम, तो फिर वर्थ हो. डेफिनेटली स्किन रिजुविनेशन में इट हेल्प्स. बट देन अगेन मैम, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, तो रेकमेंड करना भी डर लगता है कि मैं खुल के नहीं बोलती कि एलईडी मास्क यूज़ करो, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो दो आर नॉट स्टैंडर्डाइज. अगर वो स्टैंडर्डाइज वे में लाइट एमिटिंग डायोड ही नहीं एमिट कर रही है वो लाइट, और वो प्रॉपर वेवलेंथ में नहीं आ रही, तो फिर उससे तो क्या आपको फायदा हो रहा है? कर दोगे स्किन को तो लाइट डाल के. एग्जैक्टली. तो इट हैज़ टू बी legitimate device which is made by a company which has undergone that and tested on Indian skins. Yeah, वो भी most of these devices are tested on Western skins. ब्राउन स्किन में टेस्टेड हो तो वो प्रॉपर अगर डिवाइस मिले तो डेफिनेटली इट वर्क्स. लेकिन हाँ, वो पूरी प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे भी कोई भी मास्क लगा के तो नहीं रिजल्ट आएगी. देखिए, मास्क की अगर बात करें ना, तो ये जो स्लीपिंग मास्क, क्रीम मास्क, आई एम अ बिग फैन ऑफ दोस. हाँ, मतलब रात को लगा के सो जाओ, सुबह ऐसी मलाई जैसी स्किन हो जाती है ना, मन भी नहीं करता वॉश करने का. मतलब यू लुक इन द मिरर, यू से अरे ये मेरी स्किन है. या फॉर ड्राई स्किन इवन दोस लिप मास्क एंड या देखो, जिसको भी एक्ने नहीं होते ना, वो एक सब कुछ यूज कर सकते हैं, बहुत बड़ा वो है, हिंड्रेंस है. उसके अलावा जिसको एक्ने नहीं होते ना, एक अच्छा सा मास्क 2 लेयर लगाओ, ऑयल लगाओ उसके ऊपर और सो जाओ, एंड द मॉर्निंग यू गेट अप विद सच अ ब्यूटीफुल स्किन. यस, एंड आल्सो मैम, अलोंग विद जिसके एक्ने नहीं होते, और आल्सो आफ्टर 45 years of age यूजुअली व्हेन स्किन डज टेंड टू ड्राई अ लिटिल बिट, देन you love a facial oil. I love a good moisturizer. I'm not such a fan of facial oil. मुझे लगता है oil sits on the surface, it does not penetrate as well. और the facial oils are smaller molecules, and they are the viscosity is lesser, the consistency is much thinner, so they tend to penetrate.
एज एन ऑक्लूसिव आई थिंक इट्स गुड कि आपने कुछ क्रीम लगा लिया, फिर उसके ऊपर लास्ट लेयर फेशियल ऑयल लगा लिया, तो एटलीस्ट यू नो दैट दैट विल रिमेन देयर. But yeah, as I prefer to definitely always use a moisturizer Cream. over a facial oil, because वही फिर acne अगर exacerbate हो गई तो then that's something we don't want. Okay, ma'am. So now we've come towards the end of the podcast. So I just want you to say 3 things that everybody should know about pigmentation, dark spots. Know or do, like a treatment or a knowledge part? 3 things everybody should know, whether it's to do or to follow or lifestyle, जो भी हो. 3 things. So first thing is, your pigmentation will never go away 100%. Pigmentation is a language that Indian skin speaks, and you have to accept it. That's number one. Number two, start taking care of your skin early. You can beat the pigmentation, you can lessen it, and so consult a dermatologist. Have your skincare. Morning में you use a basic skincare जिसमें face wash, moisturizer, sunscreen, period. ऐसे नाइट में यू हैव अ फेस वॉश, देन यू हैव एन एक्टिव मॉलिक्यूल जो भी आपके डर्मेट आपको बताएं, एंड देन अ नाइट क्रीम. दैट्स इट. ये सिंपल सा छोटा सा 5 प्रोडक्ट का स्किन केयर सबको चाहिए. दैट इज सेकेंड. एंड थर्ड थिंग इज, व्हेन यू गेट अ पिगमेंटेशन, it can be of various types. It can have lot of causes. कुछ ट्रीटेबल हैं, कुछ ट्रीटेबल नहीं है. तो ऑलवेज कंसल्ट विद द डर्मेटोलॉजिस्ट. आजकल तो आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हो. सो अगर ऐसा है कि आप किसी ऐसी रिमोट जगह पे हैं जहाँ आप नहीं आ सकते किसी और सिटी में, तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट ऑनलाइन. आई एम श्योर डॉक्टर आंचल कंसल्ट्स ऑनलाइन, आई कंसल्ट ऑनलाइन. सो गेट इन टच एंड टेक केयर ऑफ योर स्किन young and early, and do not believe in anything whitening. I think Indian skins are the most beautiful on the globe, and I think we should accept and be very proud of our skin color. Absolutely. Thank you so much, ma'am, for being a part of this podcast. My I pleasure. wanted to, get experts so that we can bust all the myth, और ऐसी experienced इंसान को जब बोलते हुए लोग सुनेंगे तो they will definitely have more faith in skincare, have more faith in what is the right thing to do. So thank you so much. Thank you, for Anchal. It sharing was a so much. pleasure. Thank Pleasure. you, ma'am. Thank you. तो ये था डिटेल पॉडकास्ट डार्क स्पॉट्स के ऊपर. मैं आशा करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला. काफ़ी अच्छी कैंडिड कॉन्वर्सेशन थी डॉक्टर के साथ, और काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया. तो मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला. अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें हमारा इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल MD में ज़रूर फॉलो करें. वहाँ पे रोज़ मैं ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ. ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया.